हेलो हेलो माइक चेक। हाँ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? हाँ भाई, वेरी 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 गुड इवनिंग सभी को। कैसे सभी, क्या हालचाल सभी के? चलो, दो मिनट नहीं, मैं तो अभी 2-3 मिनट और लेट हूं, चिंता मत करो। मैं 6:05 से ही क्लास शुरू करूंगा ना। अभी तो वैसे मैंने क्लास स्टार्ट कर दी, लेकिन मैं 1-2 मिनट और रुका हुआ हूं। मैं अभी मतलब मुझे पता चला पार्सल ने भी बोला मुझे कि उन्होंने 5:50 तक क्लास छोड़ी, तो इसलिए आपको 5-10 मिनट का ब्रेक, 10 मिनट का ब्रेक तो लगता ही है यार बीच में ना। अच्छा, आज यूट्यूब पर बवाल हो गया क्या? मजा आ गया आज तुम्हें जिंदगी का? हाँ भाई, कितनों ने यूट्यूब पे लाइव क्लास देखी थी? कितनों ने लाइव क्लास देखी थी आज यूट्यूब पे? मजा आ गया जिंदगी का। चलो सर, आज ज्यादा मत पढ़ाना। वाह, चलो भाई। केजे सर, मेरे को लगता है कि कल की क्लास केजे सर की हुई, और केजे सर की थोड़ी तबीयत खराब हो चुकी है क्लास के बाद में। चलो भाई, तो करते हैं क्लास की शुरुआत। स्कूल था, चलो कोई बात नहीं बेटा। चलो भाई, तो करते हैं क्लास की शुरुआत। आज है हमारा लेक्चर नंबर 9। आज हमें क्या क्या पढ़ना है आज की क्लास में? हमें जो थोड़ा बहुत सवाल बचे थे वो करेंगे, और हम विद्युतीय ऊष्मन पे चर्चा करेंगे और मापन युक्तियों पे चर्चा करेंगे ना। यार ये विमो मापी मैं हटा दूंगा आपसे, है ना, ये हवा में नहीं पढ़ना है। चलिए, तो आज लेक्चर नंबर 9 की करते हैं शुरुआत। ये एक दो सवाल थे जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, इनको डिस्कस कर लेते हैं, तब तक और भी बच्चे आ जाएंगे। कमेंट ब्लैंक दिख रहा है? अच्छा सुमित, तुम्हें अब पता चला? कहां थे तुम 2 दिन से? मैंने नहीं ली यूट्यूब की क्लास, कोई बात नहीं बेटा, ले लेना, अब अगली बार ले लेना। चलिए, तो करते हैं क्लास की शुरुआत। ये एक सवाल था जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, कितनों ने करा जल्दी बताइए भाई। बीडी से गुजरने वाली धारा ज्ञात कीजिए। तो या तो आप इसमें एसपी स्टार लगा लो। क्या लगाओगे एसपी स्टार के नाम पर? आप यहां पर कर लो सर जीरो विभव। ठीक है, इसको 2 तरीकों से कर सकते हैं, एसपी स्टार से, एक बिना एसपी स्टार से। ये होगा जीरो विभव, तो यहां पर होगा सर माइनस, ये होगा प्लस, तो ये बिंदु का विभव ये भी जीरो होगा सर। ये माइनस से प्लस जाएंगे, हो गया 15 वोल्ट। इसी प्रकार से यहां पर ये माइनस से प्लस जाओगे तो ये हो गया 45 वोल्ट। ठीक है, अब लेकिन इस बिंदु को विभव नहीं पता, तो आप इसको मान लोगे x। अब मैंने आपको कल की क्लास में सिखाया था कि अगर हमारे पास किसी बीच वाले बिंदु का विभव पता करना है, बीच वाले बिंदु का विभव पता करना है, तो कैसे कर सकते हैं? अगर दोनों तरफ हमारे पास प्रतिरोध है, इधर का विभव पता है, इधर का विभव पता है, इधर का विभव पता है, बीच वाले बिंदु का विभव हम निकाल सकते हैं। बीच वाले बिंदु का विभव आ जाएगा, धारा आ जाएगी तीनों। ठीक है, मतलब इसमें धारा है, इसमें धारा है, इसमें धारा है। वैसे अगर इन दोनों की धारा निकाल लेंगे तो तीसरी अपने आप हम पता कर सकते हैं। या सीधे x की वैल्यू बताओ, आपको तो हम बीडी में धारा बतानी है, तो यहां पर आप धारा निकाल सकते हो।
तो मैं एक बार जो हमारा एसपी स्टार था उससे ही जाते हुए एक्स बिंदु का विभव निकालूंगा, वी एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ये कैसे करना सिखाया था मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, इसका सीधे सीधा फॉर्मूला भी बताया था ना। या आपको जो तरीका है, बेसिक तरीका, वो क्या है कि सर हमने माना कि यहां से 15 वोल्ट से धारा आ रही है I1, इससे धारा आ रही है I2 और इसमें धारा जा रही है I3 मान लिया हमने। तो हमें पता है I1 प्लस I2 बराबर होना चाहिए I3 के। ठीक है, तो I1 क्या होगा, ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स बटे में 6 प्लस ये हो जाएगा 45 माइनस एक्स बटे में 6 बराबर होगा I3 का x माइनस जीरो अपॉन में 3। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू आ जाएगी तो धारा आ जाएगी। ये एसपी स्टार आप लगा सकते हो इसमें सीधे सीधे। तो इसमें क्या हो जाएगा सर, ये इक्वेशन बनाना सबके लिए कंफर्टेबल है। कल मैंने होमवर्क नहीं दिया था, कल मैंने आपको बोला था कि ये वाली सारी चीजें रिवाइज करना है आपको। हाँ अमन, आपको आपका मैसेज आ रहा है, सभी का मैसेज आ रहा है, चिंता ना कीजिए। तो यहां पर पहले x की वैल्यू निकाल लेते, तो क्या करेंगे यार, ये इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, या ये 6 एलसीएम लेकर उधर मल्टीप्लाई कर दो, जैसी आपकी इच्छा हो। तो 15 माइनस एक्स प्लस 45 माइनस एक्स बराबर होगा, इधर जाएगा ये तो 6 इंटू एक्स बटे में 3, या यहां से बचेगा 2। तो 45 और 15 हो गया 60 माइनस 2x बराबर होगा 2x के, ये भी 2 है यहाँ पर, तो 2x 4x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 60 बराबर हो जाएगा 4x, ये होमवर्क में दिया था मैंने। ये हो जाएगा 15 वोल्ट x की वैल्यू आ गई, मतलब इस बिंदु का विभव 15 वोल्ट आ चुका है। तो यहां का विभव अगर आपके पास 15 वोल्ट आ चुका है तो 3 एम्पियर में से धारा कितनी आएगी, 3 ओम में से धारा। तो 3 ओम में से धारा निकालोगे तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा विभवांतर, मतलब हो गया 15 माइनस 0 बटे में 3, यह हो जाएगा 5 एम्पियर धारा। 5 एम्पियर धारा आ जाएगी। कितनों ने सॉल्व किया था, कितनों ने सॉल्व किया था? कितनों ने सॉल्व किया? आ गया? ठीक है, ये पहला तरीका था जिससे हम कर सकते थे। वापस से रिपीट कर देता हूं, यहां पे इस बिंदु का विभव 0 लिया, इस बिंदु का विभव भी 0 होगा, इस बिंदु का विभव भी 0 होगा। ये 0 है तो ये माइनस से प्लस जाएंगे तो ये हो जाएगा 15 वोल्ट। अब 15 वोल्ट हो चुका है, एक सेकेंड इसको हम थोड़ा बंद कर देते हैं। चलिए, तो ये 15 वोल्ट हो चुका है, तो 15 वोल्ट हो जाएगा 15, ये 15 है, ये x है। अच्छा, ये 0 ये 45 हो गया क्योंकि 45 वोल्ट का हमारे पास सेल लगा हुआ था। अब इस बिंदु का विभव मैंने x बोल दिया, तो अब धारा इधर से जा रही, तो हमने बोला 15 माइनस एक्स बटे में 6 होना चाहिए। ये वाली धारा हो जाएगी 15 माइनस एक्स बटे में 6 हो जाना चाहिए। ये वाली धारा x माइनस 0 बटे में 6 हो जाना चाहिए। तो सारी धारा देखी, x की वैल्यू हो गई, यहाँ का विभव हो गया, तो हमें जो धारा चाहिए वो निकल जाएगी। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, हाँ 45 माइनस एक्स ही रखा बेटा, इस तरफ धारा मानी है हमने। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस चीज को करने का, इसी सवाल को करने का, सेकंड मेथड हो सकता है कि आप यहां पर इसे एक सेल की तरह मान लो जिसका आंतरिक प्रतिरोध 6 ओम है। तो वो वाला मेथड क्या हो सकता है, मैं करूंगा नहीं, आपको बता देता हूं कि वाला मेथड क्या हो सकता है। यहां पर मेरे पास एक 6 ओम का प्रतिरोध है, एक बैटरी लगी हुई है ना, ये 15 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। फिर इसी प्रकार से मेरे पास यहाँ पे एक 3 ओम का प्रतिरोध है, ये 6 ओम का प्रतिरोध है, और यहां पर भी मेरे पास एक 6 ओम का प्रतिरोध है और एक 45 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बस मैं बता रहा हूं क्या कर सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो यार कि ये वाली बैटरी और ये वाली बैटरी, ये दोनों मिलकर इसको धारा दे रही है, मतलब कि एक्चुअल में ये वाली बैटरी और ये बैटरी, इनका आंतरिक प्रतिरोध 6 ओम मान लो, और ये दोनों समांतर में लगी हुई। देखो, इसी को मैं चाहूं तो घुमाकर ऐसा बना सकता हूं, ऐसा घुमा दिया मैंने, ठीक है। तो ऐसा घुमाऊंगा मैं तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, अगर मैंने इसको ऐसा घुमा दिया तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा सर मेरे पास यहां पर है ना, यहां पर मेरे पास एक ये 6 ओम का प्रतिरोध है, एक 45 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 6 ओम का प्रतिरोध है, साथ ही साथ इधर वाला भी लगा दो, यहां पर भी ये दोनों मिलकर धारा दे रहे, तो दोनों की दिशा सेम ही है। यहां पर ये 15 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और यहां पर 6 ओम का प्रतिरोध है, साथ ही साथ यहां पर एक और प्रतिरोध लगा हुआ है 3 ओम का।
बस इसको कर लो। तो ये क्या है, ये दोनों समांतर में, उसके साथ में ये श्रेणी में हो जाएगा। तो ये समांतर के लिए ई तुल्य निकालो, आर तुल्य निकालो और उससे सॉल्व कर लो। ये दूसरा तरीका हो सकता है, ये दूसरा तरीका हो सकता है। क्लियर है मामला, आया समझ में? चल, या आप ये वाले तरीके से भी कर सकते हो जो हमारा नॉर्मल तरीका था। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और हमें क्या करना होगा? इसके अलावा एक नीट 2023 का सवाल था, ये भी मैंने आपको होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का, ये भी होमवर्क में मैंने आपको दिया हुआ था। ये ना, ये 2-3 दिन से मैं होमवर्क में दे रहा हूं आपको। आज समय आ चुका है इस सवाल को डिस्कस करने का। सवाल में बोला है कि एक समान प्रतिरोध R है ना, एक समान प्रतिरोध R के 10 प्रतिरोधों को E विद्युत वाहक बल तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। मतलब क्या हो गया, हमारे पास यहां पर 10 बैटरियां हैं और हमारे पास एक यहां पे एक R प्रतिरोध है। हाँ भाई, तो ई वोल्ट की हमारे पास 10 बैटरियां हैं और ये R प्रतिरोध है। ठीक है, अब बोला गया है कि जब इन्हें समान बैटरी के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो, अच्छा 1 मिनट है ना, हमारे पास बैटरी 10 नहीं है, बैटरी तो एक ही है सर, हमारे पास बैटरी तो एक ही है और प्रतिरोध हमारे पास 10 है, प्रतिरोध 10 है ना। क्या बोला हुआ है, एक समान प्रतिरोध R के 10 प्रतिरोधों को, तो हमारे पास कितने प्रतिरोध है, 10 प्रतिरोध है। तो ये 10R हो जाएगा, इसमें बैटरी E हो जाएगी, इसकी धारा जो हो जाएगी वो E अपॉन में 10R हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा बोला गया, जब इन्हें समान बैटरी के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, मतलब कि यही बैटरी है E वोल्ट, अब ये सारे समांतर में है, ये सारे समांतर में है ना, ये डॉट डॉट के बना देता हूं ताकि 10 ना बनाना पड़े। तो अब हमें बोला गया तो धारा कितनी होगी, धारा n गुना हो जाती है। तो इसकी धारा कितनी हो जाएगी सर, ये श्रेणी के लिए थी, ये समांतर के लिए हो जाएगा E बटे में। अच्छा, यहां पर इसका तुल्य हो जाएगा R बटा 10 हो जाएगा। क्या ये सभी को चमकता है, क्या हो जाएगा, R बटा 10 हो जाएगा तुल्य। तो अगर R बटा 10 हो गया तो ये 10 ऊपर चले जाएगा, 10 E बटे में R हो जाएगा, यहां पर ये 10 E बटे में R हो जाएगा। अच्छा, अब हमें पता करना है कि धारा कितने गुना होगी, तो ये इसके कितने गुना है, ये इसके कितने गुना है, इसकी धारा निकाली, इसकी धारा निकाली, आप चाहो तो दोनों को डिवाइड कर लो, या कितने गुना है ये पता कर लो। तो ऐसा भी कर सकते हो क्या सर, कि यहां पर हम लिख सकते हैं कि श्रेणी का 10 गुना जो है वो E बटा R है, मतलब E बटा R की वैल्यू निकाली, E बटा R की वैल्यू निकाली तो 10 का मल्टीप्लाई कर लिया, तो पैरेलल के लिए हो जाएगा 10 इंटू E बटा R। E बटा R क्या है, 10 I श्रेणी है, या 100 गुना हो जाएगा I श्रेणी। N की वैल्यू कितनी आएगी, 100 गुना। धारा जो है वह 100 गुना हो जाएगी, धारा 100 गुना हो जाएगी। कितनों ने किया था ये, कितनों ने किया ये कौन है, प्रेम साहब क्या कह रहे हैं सर, जब हम क्लास 12th में थे तब हमारे स्कूल में प्रोजेक्टर से फिजिक्स की आपके ही लेक्चर लगाते थे कोर्स कंप्लीट कराने के लिए। ये कौन सा स्कूल है भाई, स्कूल का नाम बताए, इनसे पैसे लेने पड़ेंगे अब तो मुझे। फीस तो तुमने स्कूल वालों को दी, दिखा दी मेरे लेक्चर उनने तुम्हें। कौन सा स्कूल है ये भी सही तकनीक है भैया। एक ये तो मैं सोच रहा हूं मैं स्कूल खोल लेता हूं 2-4 ऐसे, तो है ना, आइडिया सही दिया यार इस लड़के ने, स्कूल खोल लेता हूं मैं, है ना, कोर्स तो मेरा ही है, पार्थ सर है, मैं और कामिल सर है, ठीक है, स्कूल में बिठाएंगे बच्चों को, प्रोजेक्टर पे पूरा कोर्स पढ़ा देंगे। ये बढ़िया है, ये बढ़िया आइडिया था। कोर्स खरीदूंगा मैं 4,000 का, बच्चों से फीस लूंगा 10-10 हजार रुपए, 100 बच्चे इकट्ठे कर लूंगा, मामला सेट। यूट्यूब की टीचर स्लाइड्स बेटा आपको टेलीग्राम पे डाल दिए मैंने। हाँ भाई, चलिए, तो
कैसे क्या क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। नीट 2023 का सवाल था, यहां पर श्रेणी में लगे हुए, तो यहाँ पे आर 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 थे, 10 आर थे, तो ये ई बटे में 10 आर हो गया, और यहाँ पे ई बटे में आर बटा 10, तो 10 पलटिका के ऊपर चले गया, उसको मैंने सॉल्व कर लिया। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट कर लो। नीट 2020 का सवाल, गतिशीलता बतानी है हमें, गतिशीलता बतानी है, गतिशीलता बतानी है। अल्फा पब्लिक स्कूल, हाँ भाई क्या होगा, म्यू गतिशीलता। तो गतिशीलता का सूत्र क्या था सर, गतिशीलता का सूत्र क्या था सर, ये था वीडी बटे में ई, बस वीडी बटे में ई करना है आपको। यहां पर यह ई दिया गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है, और यह अपवहन वेग दिया गया, ये क्या दिया हुआ है, वीडी अपवहन वेग दिया गया। आपको यहां पर म्यू का मान निकालना है, आपको म्यू का मान निकालना है। आज भी क्वेश्चन ही तो है, फिजिक्स में होता क्या इसके अलावा। हाँ भाई जल्दी करो, क्या आएगा सर, यहां पर यह हो जाएगा वीडी, वीडी हो जाएगा 7.5 गुणा 10 की घात -4 अपॉन में ई होगा 3 गुणा 10 की घात -10। इसको डिवाइड करेंगे तो देखो, इसको अलग करो, इसको अलग करो, मैं 7.5 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 2 दशमलव का कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा यहाँ पर, इनटू ये 10 की घात -4 है, 10 की घात -10 है, तो 10 की घात 6 बचेगा ऊपर की तरफ, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना प्यारे लोग है यार, है ना, मतलब ऐसा है ना कि जितनी तुम्हारी शक्लें खराब है, जितनी हरकतें तुम्हारी खराब है, उतने ही प्यारे ये सवाल बनाने वाले थे नीट 2020 में, है ना, उतने ही सुंदर लोग हैं ये। कैसे सर, अगर मान के चल तूने 2020 में पेपर दिया होता, और गारंटी मानो ऐसा 2024 में भी होगा, 25 में भी होगा, 2-4 सवाल में ऐसा होता ही होता है। पता नहीं क्या सोचते हैं ये लोग, या फिर मतलब ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के चक्कर में मामला गड़बड़ कर देते हैं। क्या सा कि यह पूछा है गतिशीलता, क्या पूछा है गतिशीलता। अब गतिशीलता तुमने पढ़ी, इतना सारा सिलेबस पढ़ा, मान के चल फॉर्मूला भूल गया, तो उसने क्वेश्चन में आंसर दे दिया, उसने बोला गतिशीलता बतानी है मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट प्रति सेकंड में। अब 2 भौतिक राशियां है, तुम्हें पता है सर गतिशीलता में डिवाइड होता था कुछ ना कुछ, लेकिन अगर मान के चलो तुम भूल गए, किसको डिवाइड करना था, वीडी बटा ई करना था, ई बटा वीडी करना है, उसने दे दिया यार कि ऐसा कुछ डिवाइड करो कि वोल्ट नीचे आना चाहिए, तो 100% वीडी बटा ई होना चाहिए, है ना। हमें पता है सर वीडी बटा ई, अगर मैं मात्रक को डिवाइड भी करके देखूंगा तो वीडी ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड अपॉन में ये क्या हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, तो मीटर पलटी खा के ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर बटे में वोल्ट सेकंड। आय हाय, कहां से आते हैं ये लोग, इतने प्यारे कैसे हो सकते हैं। हाँ, 2022 में भी ग्रेविटेशन में क्वेश्चन पूछा था, उसमें उन्होंने यूनिट दे दी कि किस में बताना है आपको, तो बस फॉर्मूला भी याद नहीं, मतलब वो चाहता है कि तो फॉर्मूला तक याद करके ना जाए। हे भगवान, यही सद्बुद्धि 2024 में भी देना इन लोगों को, है ना। वो उन्हें तो दे और तुम्हें भी दे भगवान सद्बुद्धि कि अगर ऐसा सवाल में दिखे तो तुम्हें दिख जा, अच्छा हाँ ये तो आंसर दिया क्वेश्चन में। बहुत भोला आदमी था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बोला सर ये बहुत भोला आदमी था, है ना। देखो एक और सवाल नीट 2020 का, ये वाला सवाल और ये 2009 का सवाल, 2 सवाल इसको हम प्रैक्टिस करेंगे, है ना। ये हमारे लिए बस बेसिकली बात है कि हमें केवीएल लगाते आता है या नहीं आता है, लूप लगाते आती है या नहीं आती है, वो पूछना चाह रहा है। तो क्वेश्चन में बोला है कि परिपथ में पाश मतलब लूप। अच्छा, पाश तो मैंने बताया नहीं कभी तुम्हें, ये इतनी शुद्ध हिंदी सर। पाश मतलब लूप होता है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला कि बी सी डी ई बी, मतलब इसमें आपको लूप का नियम लगाकर बताना है कि किरचॉफ पाश समीकरण क्या होगा। कितने प्यारे लोग हैं ये, ना। इन्होंने देखो 2020 में एक सवाल, तो 2020 में 2 सवाल तो यहीं के यहीं पूछ लिए, एक ये सवाल पूछ लिया, ठीक है। एकदम प्यारा आदमी है।
इसने आपको क्वेश्चन में ही बता दी कि क्या है ना। जैसे देखो ये 2020 में बहुत प्यारा बन गया था, लेकिन 2009 में यही दुष्ट आदमी था। इसने बस ऐसा डायग्राम दे दिया, बोले पता चारों में से क्या सही है। अब हर एक में लूप लगा लगा के देखना पड़ेगा। इसमें बहुत प्यारे लोग हैं, इन्होंने यहां पर सीधे सीधे हमें लूप में बता दिया कि भैया ये बताओ कि इसमें ये वाली जो लूप है यहां से शुरू करो, बी से सी जाओ, डी जाओ, ई जाओ, वापिस बी आ जाओ और लूप लगा के बता दो। तो अब कैसे लगाते हैं लूप का नियम हमें पता है सर। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है ना। यहां पर अब चक्कर यह है कि सर ये वाली जो है वो अलग पार्ट है, ये वाला अलग पार्ट है। देखो कितनी लूप बन सकती है यहां पे। पहली बात तो एक लूप ये बन सकती है, एक लूप ये बन सकती है, एक लूप यहां से बाहर 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 भी बन सकती है, बाहर 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 भी एक लूप बनाई जा सकती है। अब मैं आपको एक बार लगाकर बताता हूं कैसे लगाया जाता है लूप, है ना। वैसे में हमने काफी बार करा है, लेकिन फिर से एक बार देखते हैं। देखो बैटरी में तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। सब बैटरी की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें धारा इधर जा रही तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। ध्यान रखना इसमें I2 धारा जा रही है, R2 प्रतिरोध है। इसमें धारा नीचे की तरफ, मुझे नहीं पता, इसने बोला भैया नीचे की तरफ धारा है, तो ये प्लस हो गया, माइनस हो गया। ये R1 प्रतिरोध है, इसमें धारा I3 है। इसकी धारा अलग है, इसकी धारा अलग है। एक्चुअल में लूप का नियम का उपयोग कैसे करते, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जो हमने SP स्टार से कर लिया। अगर मान के तेरे पास SP स्टार नहीं होता तो कैसे करते इन सवालों को, कैसे करते हैं इन सवालों को। इन सवालों को करने के लिए क्या करते हैं, हम एक लूप बनाते हैं। जैसे अभी हमें I1 भी नहीं पता, I2 भी नहीं पता, I3 नहीं पता। हमारे पास SP स्टार है, हम निकाल सकते हैं इसमें I1, I2, I3। लेकिन अगर नहीं होता तो क्या करते, आप एक बार इसमें लूप लगाते, आप एक बार इसमें लूप लगाते, एक बार आप बड़े वाले में लूप नियम लगाते, फिर 3 समीकरण बनते I1, I2, I3 में, फिर उनको हल करते। जैसे एक लूप में आपको लगाकर बता रहा हूं जो क्वेश्चन में पूछा है। तो शुरू करेंगे हम बी बिंदु से। ओके सर, यहां पर आए, सबसे पहले मेरे सामने आ गया R2। तो R2 आया, उसमें प्लस, तो चिंटू को बिठा दो यहां पे। चिंटू चलो आज हम गोल गोल घूमेंगे, घूमी घूमी करने चलेंगे। कहां घूमेंगे, बी सी डी ई बी में घूमी घूमी करेंगे। तो यहां पर सामने आया प्लस, तो लगा दो माइनस का चिन्ह। ओके सर, कहां लगा रहे हैं हम, बी सी डी ई बी में। अच्छा, चिंटू को बोला चलो घूमी घूमी करेंगे, तो यहां प्लस आया तो यहां पे लगाएंगे माइनस। यहां हो जाएगा धारा है I2, प्रतिरोध है R2, यह विभवांतर हो गया। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, सामने है E2, तो सामने है इसका प्लस चिन्ह, तो फिर से लगाएंगे माइनस E2। खुद लिखने की कोशिश करो, फिर आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, फिर यहां पर आया माइनस, तो बोले प्लस लगा दे, ये हो गया E3। क्यों, माइनस से प्लस को देंगे तो सर विभव बढ़ेगा। फिर आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, यहां पर पहुंचे तो यह माइनस का चिन्ह, तो लगा देंगे प्लस, माइनस का चिन्ह लगा देंगे प्लस। तो प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा I3 R1। क्या हो जाएगा, I3 R1। माइनस से प्लस को देंगे तो सर यहां पर आ जाएगा प्लस, और फिर पहुंच गया बी बिंदु पर, यह हो गया 0। पहले क्या लगाया हमने ये समझ लो, पहले क्या बनाया ये समझ लो, है ना। और उसके बाद में मैच करने की कोशिश करो, क्या कुछ मैच कर रहा है। माइनस I2 R2। ओके सर, माइनस I2 R2, माइनस E2 ओ माइनस E2 ओ। अच्छा सर, यहां पर एक्चुअल में देयर इज अ मिस्टेक। अच्छा हाँ, जरूरी नहीं है मिस्टेक भी हो, जरूरी नहीं है मिस्टेक भी हो, ये हमारा कुछ भी मैच नहीं कर रहा। अब देख ध्यान से, एक मिनट रुको, मैं इसी समीकरण को ऐसा भी लिख सकता हूं, I2 R2 प्लस E2 माइनस E3 माइनस I3 R1 बराबर 0। क्या ये मैच कर रहा है सर, क्या ये मैच कर रहा है? हाँ सर, दिस इज मैचिंग इज द सेकंड द करेक्ट ऑप्शन। कैसे सर, ये तो आपने आंसर कॉमन, ये आंसर लाने के लिए चीटिंग करी क्या? नहीं, देख एक्चुअली में बात ये है ना कि अभी हम लूप में ऐसे घूमे तो हमारा सामने, देख ऑब्वियस सी बात है, तो अगर ऐसे घूमेगा तो पहले सामने प्लस आया, फिर माइनस आया, प्लस आया, माइनस आया, माइनस आया, प्लस आया, माइनस आया, प्लस आया। अगर मान के चलो तुम ऐसे भी तो घूम सकते थे, तो उल्टा घूमे होते तो मान के चलो यहां से तुमने बी बिंदु से घूमना शुरू करा, तो बी बिंदु से घूमना शुरू करते तुम उल्टा घूमते, या एक काम करो यहां से घूमना शुरू करो, सी बिंदु से घूमना शुरू कर दो, ताकि वो सीक्वेंस में उसके हिसाब से, वैसे तो बैठ नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, कहीं से भी घूम लो। अगर तुम कहीं से भी घूमोगे तो तुम्हारे सामने उल्टा जब घूमोगे तो तुम्हारे सामने जब माइनस आ रहा था तो उसकी जगह प्लस आ जाएगा। गेटिंग माई फीलिंग, गेटिंग माई फीलिंग, गेटिंग माई फीलिंग। अगर तुम उल्टा घूमोगे तो जहां प्लस था वहां माइनस हो जाएगा, जहां माइनस वहां प्लस हो जाएगा।
है ना, तो उल्टा आ जाएगा, या जाता बेहतर आप इसको समझ लो कि इसमें से मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लिया, ये आंसर बन गया। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, अब आप लोग मुझे घूम कर बताएंगे। चलो एक बार अब अपन घूमी घूमी करेंगे, ए बी ई एफ ए, जल्दी से घूम के बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से घूम के बताओ क्या आंसर आएगा। चलो घूमने चलो, घूमने चलो, घूमने चलो, घूमने चलो। माइनस कहां गए? अरे माइनस कॉमन ले लिया ना, तो वो इधर जीरो में चले गए, तो माइनस जीरो लिखो, जीरो लिखो, बात बराबर ही है। अच्छा, अब ये एक आदमी दिल पे लगा बैठा कि सर क्वेश्चन में तो बोला था बी सी डी ई बी, तो आप उल्टा क्यों घूम रहे हो? हाँ चल ठीक है, मत घूम उल्टा, तू सीधा घुमा, तू सीधा घुमा, तेरा ये आंसर आया, इसमें से माइनस कॉमन लेके ये लिख सकता है ना, बस ठीक, मत घूम उल्टा, मत घूम उल्टा, मत घूम उल्टा, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले, तो बात बराबर ही है ना। चल अगला घूमते, अब ए से घूमे। सर इसमें तो जिंदगी के मजे ही मजे, यहां तो कुछ है ही नहीं, यहां है, अच्छा प्लस आया सामने तो लगा देंगे माइनस माइनस i3 r1, फिर घूमे 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 घूमे, अच्छा सर यहां माइनस आएगा, यहां पे प्लस आएगा, तो ये माइनस आया तो इसकी जगह लगा देंगे प्लस E1 बराबर होगा 0 के, या माइनस साइन कॉमन लेकर ऐसा भी लिख सकते हो आप, i3 r1 माइनस E2 बराबर होगा 0 के। क्लियर है मामला? अच्छा एक और बार घूम लेते, जिनको अभी भी समस्या हो रही है घूमने में, है ना। अब एक बार अब आप घूम के बताओ, ए बी सी डी ई एफ ए, चलो पूरा बाहर बाहर घूमना, अब बाहर 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 आउटर आउटर में घूमना है ना। अब ऐसा गड़बड़ मत कर देंगे सर इधर भी रहा, अरे नहीं जाना तुझे बस आउटर आउटर वाले लूप में घूमना है, बाहर बाहर वाले लूप में घूमना है। तो क्या आएगा आंसर? तो क्या आएगा आंसर, जल्दी बताओ क्या आएगा आंसर? तो सर यहां पर बाहर बाहर वाले लूप में घूमे, यहां से घूमना शुरू करें, यहां पर कुछ नहीं आया, 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 यहां पर आया तो यहां पर करेंगे माइनस माइनस i2 r2, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, प्लस आया तो लगा देंगे माइनस E2, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, माइनस आया तो लगा देंगे प्लस E3, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ओके माइनस आया तो लगा देंगे प्लस E1 बराबर होगा 0 के, यहां तक पहुंच गए बराबर होगा 0 के। या आप इसमें से माइनस भी कॉमन ले सकते हो, आप इसमें से माइनस भी कॉमन ले सकते हो, तो माइनस कॉमन लोगे तो हो जाएगा E2 r2 प्लस E2, देखो माइनस कॉमन लेना बेटा, जहां प्लस है उसकी जगह माइनस कर दो, जहां माइनस था उसकी जगह प्लस कर दो, तो जगह माइनस E3 माइनस E1, है ना। अब जिन लोगों को कल खेल लग रहा था ना एसपी स्टार, है सर मजा आया, अगर मैंने तुझे कल एसपी स्टार नहीं बताया होता ना, तो इस प्रकार का सवाल सॉल्व करने के लिए तुझे ये 3 समीकरण बनाने पड़ते, फिर इन तीनों में से i1 नहीं पता, i2 नहीं पता, i3 नहीं पता, तो एक में से i1 की वैल्यू निकाल के दूसरे में रखते, तीसरे में रखते, 3 समीकरणों को हल करते, तब जाके आंसर आता। इसी प्रकार का एग्जैक्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 5 आज की क्लास का हमारा, इसी प्रकार का 2009 में भी सवाल पूछा गया था। देखो आपको बताना है ना, आपको बताना है कि यहां पर ये कुछ लूप दिए हुए हैं, आप बताना सही समीकरण क्या होगा। अब इसने देख, ये कितना चालाक है, ये कितना चालाक है, कितना चालाक है, इसने यहां पर नंबर भी नहीं दिया, नाम भी नहीं दिया, और कुछ भी नहीं बताया कहां घूमना है, कुछ भी नहीं घुमाया, कुछ भी नहीं बताया क्या कहां घूमना है, कैसे करना है, कुछ नहीं बताया। अब क्या करेंगे? अब तो अब यार अब तो हम फंस गए यहां पर, अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा सही है, तो हर एक लूप में घूम घूम कर पता करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो यहां पर देखो, एक बार मैं ये वाला डायग्राम फिर से बना देता हूं। यहां पर है प्रतिरोध, यहां पर एक है E1, इसका एक और प्रतिरोध है R1, इसी प्रकार से एक और नीचे प्रतिरोध है, एक और बैटरी लगी हुई E2,
ये है R2, ठीक है। इसमें धारा जा रही है I2, ये मन से नहीं मान रहे अब हम ना, वो क्वेश्चन वाले ने बोला तो उसी हिसाब से वो इक्वेशन बनवाना चाहता है हमसे, बस इतनी सी बात बोली और कुछ नहीं बोला है, ठीक है। अच्छा एक और बात मैं बोल सकता हूं क्या यार, कि अगर इसमें से धारा I1 जा रही है, इसमें से I2 जा रही है, तो ऊपर वाले में से धारा I1 प्लस I2 होगी। उसने बोला नहीं, लेकिन वो चाहता है कि हम इस बात को समझ जाए खुद से, हम खुद से समझ जाए इस बात को कि इसमें से धारा I1 जा रही है, इसमें से I2 जा रही है, तो मिलकर ऊपर वाले में से I1 प्लस I2 जाएगी। तो अब एक बार साइन बना दो, ये होगा सर प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, यहां से धारा जा रही है, होगा प्लस, ये होगा माइनस, धारा इधर से जा रही है, इधर होगा प्लस, इधर होगा माइनस, इधर धारा जा रही है तो ऊपर वाला होगा प्लस, नीचे होगा इधर वाला होगा माइनस। क्या सभी कर पा रहे हैं? अब अभी के लिए है ना, आप लोग करते जाओ, आप लोग खुद से भी करते जाओ। अभी के लिए मैं इसमें नाम भी लिख देता हूं, A B C D E F, ताकि हमें पता रहे हम कहां घूम रहे हो ना, हमें नहीं पता चलेगा कि कहां घूम रहे हम, तो हम एक बार नाम भी लिख देते। चिंता ना करो, एग्जाम में कुछ सवाल आएगा तो इतनी मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, तुम तब तक एक्सपर्ट बन चुके हैं, लूप लूप वो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो क्या होगा यहां पर अगर हम घूमे तो सर चलो घूमी घूमी करके आते रहो बाबा, तो कहां से घूमना शुरू करें, कहां से घूमना शुरू करें? देखो मैं तुम्हें एक हिंट देता हूं, कहां से घूमना चाहिए तुम्हें, कहां से घूमना चाहिए हिंट। सर वो हिंट कहां से मिल रही है आपको? देखो 4 में से 3 ऑप्शन है जिसमें कैपिटल आर है, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 कैपिटल आर है, मतलब कि वो चाहता है कैपिटल आर वाली लूप में से घूमे। तो कैपिटल आर वाली लूप या तो बाहर 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 वाली लूप होगी या अंदर 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 वाली लूप होगी, ठीक है। और कैपिटल आर वाली जो तीनों लूप है, देख ये कैपिटल आर वाली ये लूप है, ये लूप है, ये लूप है, इन तीनों में E1 E1 और E2 है ना, मतलब E1 2 में है, मतलब या तो कैपिटल आर के साथ ये वाली लूप बनेगी या कैपिटल आर के साथ बाहर वाली लूप बनेगी, ठीक है। इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है। तो एक बार हम ट्राई कर लेते, अभी हम कैपिटल आर में से बाहर वाली लूप में घूमेंगे ना, तो ये घूम रहे हम, वैसे मैं तुम्हें सब कुछ सॉल्व करवाऊंगा, चिंता ना करो। A B C D E F A, ये पूरी लूप घूम रहा हूं बाहर 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 बाहर। चलो तो शुरू करते, यहां से शुरू करें। तो सर यहां पे सामने देखा मैंने, तो प्लस की जगह मेरे पास प्लस आ गया, तो प्लस की जगह मैं लिख दूंगा, या ए बिंदु तुम्हारे जहां से, देखो लूप है यार, गोल है, तो कहीं से भी शुरू करना चाहे वहां से शुरू कर सकता, जहां से तेरा मन पड़े। तो ऐसे कर लेते, ए लिखा तो सर ए से करो, तो सर ए से आए, नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, तो चाहो यहां से भी शुरू कर सकता, क्योंकि मैं वहां पहुंचूंगा तो यहां से घूमकर आ जा यहां पर, या फिर यहां से घूमकर वहां चले जाओ, या यहां से घूमकर यहां आ जाओ, बात बराबरी, गोल घूमना है तुम्हें बस। तो ए से शुरू करेंगे, नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, या सर माइनस आ गया तो माइनस से कूदे, तो माइनस से कूद कर जाएंगे, तो सर यह हो जाएगा प्लस E2, सामने आया प्लस तो लगा देंगे माइनस I2 R2, ओके सर, घूमे 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 यहां पहुंच गए, तो आया सामने प्लस तो लगा देंगे माइनस R इंटू I1 प्लस I2 धारा है इसमें से, बराबर होगा 0 के। अब एक बार मैच करके देख लो ये E2 वाला, क्योंकि E2 वाला ऑप्शन हमारे पास यहां पर एक ये रहा ऑप्शन E2 वाला, सॉरी ये रहा थर्ड वाला E2 वाला, तो क्या ये मैच कर रहा है? सर E2 पॉजिटिव में है, नहीं सर ये मुझे नहीं लगता मैच कर रहा है, तुम्हें लगता है क्या मैच कर रहा है? क्या ये मैच कर रहा है? क्या ये मैच कर रहा है? सर ये E1 जो है वह E1 वाला तो आपने बनाया नहीं सर, E2 वाला बनाया, तो E2 वाले में ये E2 वाला जो होगा वह सर नेगेटिव है, ये यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर I2 R2 आया, ये पॉजिटिव है तो सर ये नेगेटिव होगा, और यहां पर भी सर नेगेटिव हो गया, तो सर ये तो मैच करता हुआ दिख नहीं रहा है। एक बार फर्स्ट वाले से ट्राई कर लेते, सर फर्स्ट वाले में तो E1 चाहिए, चलो कोई बात नहीं है ना। अब हम एक बार दूसरे लूप में घूमते, सारे लूप में घूमेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत फुर्सत में है। A B E F, A B E F A, एक बार इसमें घूम कर देखते हैं। सर इसमें घूमेंगे तो ए से शुरू करो, कुछ नहीं आया, हाँ यहां पर पहुंचे तो इसमें धारा जा रही है I1, देख इसमें धारा I1 है ना, तो देखा माइनस, क्योंकि सामने प्लस आया, माइनस I1 R1, ये आएगा माइनस आया सामने तो कर दे प्लस E1, आगे बढ़ेंगे, ये आया प्लस सामने तो कर दे माइनस I1 प्लस I2 इंटू R, बराबर होगा 0 के। क्या ये मैच कर रहा है? सर वो E1 वाला कहां गया? ये रहा सर, E1 पॉजिटिव में, ओके, I1 प्लस I2 नेगेटिव में, और वाह डिक्टो, यही मिल गया 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 मिल गया, ठीक है। चल इसी प्रकार से एक और जो लूप बचा उसको भी क्यों हम
धोखा करे उसके लिए भी सॉल्व कर ही देते, इक्वेशन बना ही देते। तो बी ये हमारा आंसर है। आंसर क्या बना हमारा? बीच वाला लूप बना है। ठीक है, एक बार घूम लेते बी सी डी ई बी में क्या आएगा घूमकर? यहां से शुरुआत करें, यहां गए, सामने आंसर माइनस, तो माइनस आया तो कर दिया हमने प्लस E2। ओके, यहां से कूदे, सामने आया प्लस, तो आ गया सामने माइनस I2 R2। ओके सर, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, सामने आया प्लस, तो कर देंगे माइनस E2। ओके, आगे बढ़ो यहां से कूदे, यहां आया सामने माइनस, तो कर देंगे प्लस, इसमें धारा कितनी है? I1, तो I1 R1 बराबर होगा 0 के। तो ये भी एक इक्वेशन है। हाँ सर ये रही, क्या ये मैच कर रही है? सर E2 पॉजिटिव है, E2 पॉजिटिव है, I2 R2 नेगेटिव है। अच्छा सर अरे E2 दो बार कैसे आ गया रे बाबा? ये रे बाबा, यहाँ E1 आएगा। हाँ, तो यहां पर -E1। ओके सर, और बच गया सर, वरना ये आंसर हो गया, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, तो दूसरा वाला तो गलत हो गया, दूसरा वाला तो गलत हो गया। क्लियर है मामला? क्या सभी गोल घूम पाओगे? क्या सब घूमी घूमी कर पाओगे? हाँ भाई, कहीं से भी स्टार्ट कर, E1 से स्टार्ट कर, E2 से स्टार्ट कर, तेरा जहां से मन करे वहां से स्टार्ट कर, आंसर तो यही आएगा। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम। हाँ ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बहुत आगे जाना चाहते हैं। अभी देखो यार, मैंने आपको ना एक दो चीजें नहीं बताई है। जैसे मैंने अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे उसमें हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज छूट गया है। ठीक है, तो अब वो जो व्हीटस्टोन सेतु है हमारा, है ना, और थोड़ी बहुत जटिल परिपथ वगैरह होते हैं, एनसीईआरटी में कुछ जटिल परिपथ के क्वेश्चन दिए, वो नीट में आज तक नहीं आए, लेकिन फिर भी चिंता ना करो, वो मैं आपको इस चैप्टर के आखिरी में बता दूंगा। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज तो अभी हम मीटर सेतु पढ़ेंगे तो उसमें लगेगा ही लगेगा, तो उसके समय में आपसे व्हीटस्टोन ब्रिज डिस्कस कर लूंगा, और उसके बाद वाला जो बचेगा वह हम आखिरी में डिस्कस कर लेंगे। माइनस कॉमन कब लेना है? जब मैच ना करे तब माइनस कॉमन लेके देख लो, अगर मैच कर जाए तो। चलिए आगे बढ़ते हम। सर ये कौन सी विधि है? राहुल सोलंकी, क्या लिखा है आपने? YouTube वाली क्लास का होमवर्क कहां मिलेगा? वो वहीं पर ही मिल जाएगा, मैं आपको टेलीग्राम पे लिंक भेज दूंगा अभी क्लास के बाद में रात को। चलिए, तो अब हम बात करते विद्युतीय ऊष्मन की, या अब हम कुछ नई इंटरेस्टिंग सी बात कर रहे हैं। हम ये चर्चा करना चाह रहे हैं कि यार मान के चलो हमारे पास एक प्रतिरोध है। अच्छा, पहले एक दो और फीलिंग वाली बातें करता हूं। ये जो मैं प्रतिरोध बना रहा हूं ये क्या हो सकता है? ये जो अभी तक हम बार बार प्रतिरोध बना रहे हैं, तो वो प्रतिरोध जो है वो क्या हो सकता है? प्रतिरोध क्या हो सकता है? प्रतिरोध एक्चुअल में कुछ भी हो सकता है। जैसे जरूरी नहीं है कि मतलब प्रतिरोध क्या है सर एक्चुअल में। हमारे घर में ट्यूबलाइट लगी वो एक प्रतिरोध है, पंखा एक प्रतिरोध है, चार्जर एक प्रतिरोध है, तुम्हारे घर में जितनी चीजें, मिक्सर लगा दी है प्रतिरोध है, फ्रिज चल रहा है ये एक प्रतिरोध है। तो ये सब क्या, ये सब प्रतिरोध ही है। अब ऐसा हम मान के चलो मैंने तो कोई परिपथ बनाना है, तो परिपथ में मैं ऐसा बनाऊं कि ये तेरे घर की टीवी है, ये तेरा मोबाइल का चार्जर लगा हुआ है, या तेरे घर का पंखा घूम रहा है। ठीक है, इस प्रकार का अगर डायग्राम बनाया जाए और यहाँ पे एक बैटरी, तो ये तो बिल्कुल विचित्र सा डायग्राम हो जाएगा सर। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए हम यहां पे प्रतिरोध बना देते हैं R। ठीक है, तो यहां पर अगर हम यहां पर इसमें प्रतिरोध R बनाएंगे, R प्रतिरोध बनाएंगे, तो उसके लिए R प्रतिरोध बना दिया मतलब वो सब कुछ कवर कर रहा है, वह सब कुछ कवर कर रहा है, सब कुछ कवर कर रहा है। बेटा नीट 2023 का जो सवाल है वो इसमें नहीं होगा, वो आगे होगा, आगे वाले टॉपिक का सवाल है, वो चिंता ना करो। तो यहां पर यह R प्रतिरोध बना हुआ, तो R प्रतिरोध कुछ भी हो सकता है। अब हमने ये फील किया है कि सर हमारे पास अगर एक चार्जर होता है तो उसको बहुत देर तक लगा के रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है, चाहे ना चाहे हम, लेकिन वो गर्म जरूर हो जाता है। इसी प्रकार से सर अगर पंखा बहुत देर तक चलता रहता, तो अगर ऐसे पंखे को तो हाथ नहीं लगाते, लेकिन यूजुअली कभी आपने फील किया हो तो बल्ब वगैरह चलता रहा, उसको आपने एकदम बंद किया तो उसको हाथ लगाने जाओ गर्म हो जाता है ना। कोई भी मशीन चल रही है, टीवी बहुत देर तक चलेगी गर्म हो जाती है ना। कभी कभार घर वाले यही चक्कर में डांट देते या डरा देते थे बच्चे, हम जब छोटे छोटे थे सर, है ना, या हो सकता है अभी भी तुम्हें डराते हो कि ज्यादा देर तक टीवी
चलाते रहो तो घर वाले डरा देते, और ये टीवी बंद कर दे बहुत गर्म हो गई है ना, फूट जाएगी टीवी, बंद कर दे बहुत गर्म हो गई है टीवी, है ना। या कभी कभी मम्मी ऐसी डांट फटकार लगा देती गुस्से में आकर कि है ना ये चीजें इतनी गर्म हो जा रही, बंद क्यों नहीं करता इन सबको, चला चला के खराब कर देगा क्या। बाकी फिर ये खराब कर देगा कि आगे तुम्हारे जैसे भी गुण हैं अपने घरों में, उसके हिसाब से आगे बातें चलती जाती है। जैसे अगर किसी के ज्यादा खराब है तो फिर ये बोलने के साथ साथ उसको कुछ कर्म भी मिल जाते हैं, उड़ती हुई चप्पलें आ सकती है, मम्मी अगर खाना बना रही तो बेलन फेंक के मारा जा सकता है, या झाड़ू मारी जा सकती है, बंद कर रही है ना, या फिर अपने अपने कर्म हैं। तो ये एक्चुअल में हो क्यों रहा है, इस सबके पीछे किसका दोष है, इस सबके पीछे किसका दोष है, इसके सबके पीछे जो दोष है वो प्रतिरोध का है। तो हमारे बीच में एक विद्वान थे जिनका नाम था जूल। क्या था? जूल। जूल्स हीटिंग इफेक्ट बोलते इसे, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। या जूल का ऊष्मीय प्रभाव। जूल का ऊष्मीय प्रभाव। तो जूल का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है ना, यह कहता है कि अगर मान के चलो हमारे पास कहीं पर भी एक प्रतिरोध है, आर प्रतिरोध है, तो इस आर प्रतिरोध में से अगर आपने आई धारा प्रवाहित करवाई, कितनी धारा प्रवाहित करवाई? आई धारा प्रवाहित करवाई टी समय के लिए। आर प्रतिरोध में से, आर प्रतिरोध में से आई धारा टी समय के लिए, टी समय के लिए अगर प्रवाहित होती है, तो यहां पर उस कंडीशन में जो इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, उत्पन्न ऊष्मा H किससे चिन्हित कर देंगे? H से। तो H जो होगा वो समानुपाती होगा I स्क्वायर के, H जो होगा वो समानुपाती होगा प्रतिरोध के, H जो होगा वो समानुपाती होगा समय के। या इसे लिख सकते हैं H बराबर हो जाएगा I स्क्वायर RT। क्या हो जाएगा? H बराबर हो जाएगा I स्क्वायर RT। कक्षा 10वीं में भी आपने ये पढ़ा होगा कि सर अगर हमारे पास I धारा जा रही है R प्रतिरोध में से T समय के लिए, तो उसमें जो उत्पन्न ऊष्मा होगी वो हो जाएगी I स्क्वायर RT। अब ये जो ऊष्मा उत्पन्न होगी ये है तो क्या? ऊष्मा ही। हाँ येलो बल्ब, येलो बल्ब क्यों ज्यादा गर्म हो जाता है? क्योंकि उसमें टंगस्टन का फिलामेंट होता है, और वो फिलामेंट जो है उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, और वो धारा भी बहुत ज्यादा खाता है। तो धारा भी ज्यादा, प्रतिरोध भी ज्यादा, तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हाँ मोबाइल भी बहुत गर्म हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हम ऐसा समझ सकते हैं सर कि जितनी धारा ज्यादा होगी, जितना प्रतिरोध ज्यादा होगा, जितना ज्यादा समय लगेगा, तो उतनी ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी। अब ये हर परिपथ में होगी ही होगी। ठीक है, अब इस चीज का कभी कभी हम यूज भी करते हैं, हमेशा जरूरी नहीं कि हमारे लिए हानिकारक ही हो, कभी कभार हम जानबूझ के ऊष्मा उत्पन्न करवाते हैं। जैसे अगर आपने हीटर देखा हो, है ना, हीटर मतलब कि जो पानी गर्म करने वाला हीटर आता है, कुछ इमर्शन रॉड होती है इस प्रकार की। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है सर, ये जो रॉड होती है जैसी गोल गोल होती है, तो इसमें हम पानी गर्म करते हैं इससे। तो ये जानबूझ के हम उसे ऐसा बना देते हैं, या गीजर वगैरह हम ऐसा बना देते हैं, या हमारे पास स्त्री मतलब प्रेस, जिससे कपड़े स्त्री करते हैं, मतलब सलवटे मिटाते हैं कपड़ों के, तो वो भी विद्युत ऊर्जा से चलती है। गीजर भी उसी से चलता है। या कभी कभार रूम हीटर भी, जैसे ठंड ज्यादा पड़ती है, वैसे ज्यादातर जगहों पे जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो हमारे यहाँ उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर या फिर ऊपर हिमाचल वाला एरिया, वहां पर इस चीज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वहां पर क्या रूम हीटर, जैसे दिल्ली में भी जरूरत पड़ जाती है, तो रूम हीटर लगा हुआ, तो रूम हीटर क्या करता है, रूम हीटर अगर आप चालू कर दोगे तो वह भी एक तरीके से यही करता है, वो विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है और ऊष्मा बनाता है। ठीक है, तो यह H बराबर होगा I स्क्वायर RT से वो होता है। अच्छा सर, अब यहां पर कभी कभी ऐसा हो सकता है
कि सवाल में हमें धारा ना दे, हो सकता है कि हमें सवाल में विभवांतर पता हो। तो देखो अब ये तो ऐसी वाली बात हो गई कि अगर तुम्हें फॉर्मूला है I² RT, तो उसमें तुम्हें धारा पता होना चाहिए, तुम्हें प्रतिरोध पता होना चाहिए। अगर मान के चलो कल को सवाल वाले ने तुझे धारा नहीं दी, तो क्या मजदूरी करेगा? फिर धारा निकालेगा, फिर उसको फॉर्मूले में रखेगा। तो धारा किस फॉर्मूले से निकालोगे आप? सर हमारे पास एक ही, देखो इस चैप्टर में है ना, कुछ लोग बोलते हैं यार बहुत सारे फॉर्मूले हो रहे क्लास 12 में। क्लास 12 में बस एक ही चैप्टर था स्थिर विद्युत की जिसमें फॉर्मूले थे। बाकी इस चैप्टर में वो स्टार्टिंग के प्रतिरोध के पहले पहले जो फॉर्मूले पढ़े, उसके बाद में कोई फॉर्मूला नहीं, सीधे सीधे लॉजिक होगा। हाँ, नेपाल साइड भी ऐसा ही होता, बिल्कुल सही बेटा। तो यहां पर V जो होगा, हमें एक ही फॉर्मूला पता है, V बराबर होता है IR की, V बराबर IR होता है। तो इसी का उपयोग कर करके हम यहां से इस फॉर्मूले के दो फॉर्मूले और बना सकते हैं। हम बना सकते हैं H बराबर होगा V²/R इंटू टी के, या हम बना सकते हैं H बराबर होगा V इंटू I इंटू टी के, है ना। ये कैसे बना, मुझे उम्मीद है सबको समझ में आता है कि यहां पे एक बार में I की जगह V/R रखूंगा, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, और एक बार में R की जगह V/I रखूंगा, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। क्लास 10th में बनाते ही, अगर आप चाहो तो मैं भी बना सकता हूं, या आपको अगर समझ में आता है तो एक बार थम्स अप कर देंगे। ठीक है मामला, क्या इतनी सी बात समझ में आ गई सभी को? बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात है कि ये वाले फॉर्मूले के हिसाब से सर ऊष्मा उत्पन्न होगी। अब हमें एक्चुअल में ना इससे ज्यादा मतलब नहीं था, ये तो बस इससे हमारा रास्ते में से निकल रहे थे, गुजर रहे थे, तो मिल गए तो हाय हेलो कर दिया। इससे हमें सवाल आएगा भी नहीं, क्योंकि हमें जो सवाल पूछा जाएगा वो शक्ति से पूछा जाएगा, है ना। रास्ते में चलते रहते, कभी कभार ऐसा होता ना कि हमको इससे मिलना नहीं था, लेकिन फिर भी ये रास्ते में कैसे मिल गया। या इसका दूसरा फीलिंग भी हो सकता है कि हम तो कहीं और जा रहे थे और ये भी हमें रास्ते में मिल गए। हाँ, तो इनके लिए दूसरी वाली फीलिंग है ना, ये भी हमें रास्ते में मिल गए, वाओ थैंक यू। अब हम आगे बढ़ेंगे और हमें एक्चुअल में समझनी है शक्ति, जिससे करने हमें बहुत सारे सवाल और जिस पर आएंगे हमें बहुत सारी बातें। शक्ति, परिपथ में शक्ति वगैरह पे हमें चर्चा करनी है। तो शक्ति क्या होता है, ये हम क्लास 11 से पढ़कर आए है ना। क्या कि सर शक्ति मतलब पावर होता है। वाओ सर, वेरी गुड, ये तो हिंदी हुआ। तो यहां पर हिंदी अंग्रेजी हो गया, लेकिन होता क्या एक्चुअल में? सर ये होता है ऊष्मा। अब मैं एक्चुअल में ऊष्मा बटा समय लिख रहा हूं। ऊष्मा क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यह विद्युत ऊर्जा को हमने ऊष्मा में स्थानांतरित कर दिया। ऊष्मा मतलब जो गर्म वाली हीट होती है ना, जिससे हमें गर्मी मिलती है, तो उसी ऊर्जा को हम ऊष्मा बोलते हैं। तो यहां पर पावर जो होगी वो होगी ऊष्मा बटा समय। तो P को हम लिख सकते हैं V², या ये वाला फॉर्मूला है, ये H/T लिख सकता हूं मैं से। तो इसके फिर से जैसे मैंने पीछे फॉर्मूला बनाया वो बना सकता हूं, टाइम से डिवाइड कर दूं, मतलब टाइम हटा दूं इसमें से। तो तीन फॉर्मूले होंगे, I²R, V²/R, और तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा V इंटू I। बस कहानी खत्म, पैसा जम, फिर सवाल कराए आओ। इतना ही पढ़ना था, अब फिर से सवाल होंगे। हाँ, वर्क बाय टाइम या एनर्जी बाय टाइम कर सकते हैं हम यहां पर। ठीक है, बस इतनी सी बात पता करनी थी। एक्चुअल में अब करना क्या है? एक्चुअल में ये सवाल में आगे क्या करना होगा? तो वो परिपथ में तुमको धारा निकालते आती है, बिल्कुल धारा निकालते आती, प्रतिरोध दे दूंगा तो शक्ति पूछ लूंगा। विभवांतर पता है, ओके सर, विभवांतर पता है, प्रतिरोध दे दूंगा मैं तो शक्ति पूछ लेंगे। मतलब जो पता है बस उसी को मोटा माटी तौर पे वापस से थोड़ा सा मोड़कर शक्ति पूछेंगे। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर है ना, देखो मैंने तो पहले ही बोला था 2 दिन पहले तुम्हें, है ना, कि अब 2 प्रकार की भीड़ बन जाएगी। एक, या तो जिनको बहुत ही मजा आएगा, या फिर जो दुनिया से परे हो जाएंगे। तो यहां पर अगर मैं इसमें और भी थोड़ा सा ज्ञान बांट दूं तुम्हें, तो कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें ध्यान रख सकते हो तुम, कि हमें पता होता है सर कि अगर 2 प्रतिरोध, है ना, बस ऐसी जनरल सी बातें हैं, आप बस समझ लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब ये आप क्वेश्चन करने में मदद करेंगी ये सारी बातें। जैसे हमें पता है सर कि श्रेणी क्रम में 2 प्रतिरोध। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले तो इसका मात्रक और विमा तो सर हम लिख ही नहीं रहे किसी के भी। इसका मात्रक और विमा तो सर लिखा ही नहीं है हमने। वेरी बैड सर, वेरी बैड सर, आप अधूरा अधूरा पढ़ाते हो। इसका मात्रक और विमा क्या होगा?
नहीं लिखेंगे। वॉट होगा इसका मात्रक और वीमा क्या होगी Ml2T-3। हाँ भाई, तो अगर मान के चलो हमारे पास दो प्रतिरोध, दो या दो से ज्यादा प्रतिरोध, मैं लिख देता हूं प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो, प्रतिरोध श्रेणी में हो, प्रतिरोध श्रेणी में होते हैं। तो यदि मेरे पास प्रतिरोध श्रेणी में लगे हुए हैं बेटा, तो मैं यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर अगर ये श्रेणी में लगे हुए हैं तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहोगे उनमें शक्ति निकालने के लिए, कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहोगे शक्ति निकालने के लिए। तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है सर, श्रेणी क्रम में हमें पता है धारा समान होती है, धारा समान होती है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे P बराबर होगा I²R के, मतलब हम लिख सकते हैं शक्ति समानुपाती हो जाएगी प्रतिरोध की, जिसका प्रतिरोध ज्यादा उसके लिए शक्ति ज्यादा। शक्ति ज्यादा मतलब ऐसा बोल रहा हूं, मैं बोलूंगा कि यार ये शक्ति ज्यादा खा जाएगा, या एक्चुअल में देखो ये नुकसान ही करवा रहा है हमारा, ये हमारा नुकसान ही करवा रहा है, ये कोई हमारे पैसे बढ़वा नहीं रहा है, या हमें कोई लाभ नहीं पहुंचा रहा है। लाभ तो तब पहुंचता है जब हम उसका यूज कर रहे हैं कुछ ना कुछ, है ना। जैसे हमने फोन चार्ज कर लिया, या फिर हमने पंखे से हवा ले ली, या फिर हमने एसी चला लिया, कूलर चला लिया, फ्रिज चला लिया, टीवी चला लिया, ये सब हमारा लाभ हुआ जो अल्टीमेटली किसी दूसरे रूप में मिल रहा है। लेकिन अभी ये क्या है मुझे नहीं पता, तो वो जो प्रतिरोधक है वो हमारे हानि ही है ना, वो हानि ही जोड़ गिनेंगे। वो तू बाद में तुम्हारी जिंदगी में तुम उसका मजा ले रहे हो वो बात अलग है, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से अभी क्लास 12 के हिसाब तक तो हम इतना समझेंगे कि अगर प्रतिरोध है उसमें से धारा जाएगी तो उसमें ये शक्ति जो निकाले वो शक्ति एक्चुअल में लॉस है, हानि है। जैसे हम V बराबर IR करते तो विभवांतर निकालते, तो वो विभव क्या है, विभव वो कितना खा गया, कितना डुबा दिया उसने, ऊर्जा कितनी डुबा दी, तो वही ऊर्जा प्रति सेकंड कितनी डूब गई उसमें, वही शक्ति होगा। तो याद रखना, फिर से चीख चीख के बता रहा हूं, चीख चीख के बता रहा हूं कि ये जब भी हम P बराबर I²R करेंगे, P बराबर V²/R करेंगे, P बराबर VI करेंगे, तो ये एक्चुअल में हम क्या निकाल रहे हैं, हम ये निकाल रहे हैं कि कितना ये खा गया। क्या निकालेंगे हम, ये कितना खा गया, ऊर्जा हम में से कितनी खा गया, शक्ति प्रति सेकंड कितनी खा रहा है, ये ना, हम इसका खाना निकाल रहे हैं, ये कोई हमें मिल नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा सर, क्योंकि क्या होता है बहुत बार क्वेश्चन पूछता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये 25 वॉट क्या कर रहा है, ये 25 वॉट क्या कर रहा है, 25 वॉट प्रति सेकंड ऊर्जा खा रहा है। 25 वॉट मतलब क्या, 25 जूल प्रति सेकंड ऊर्जा खा रहा है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास ऐसा हो सकता है कि प्रतिरोध जो होंगे, यदि प्रतिरोध समांतर क्रम में हो, समांतर में हो, समांतर संयोजन में हो, तो क्या होगा सर, समांतर में हमें पता है विभवांतर समान होता है, या V समान होता है, V समान होता है। क्या होता है, V समान होता है। तो अगर V समान होगा, अगर V समान होगा, तो V समान होगा तो उस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं सर, V समान होगा तो हम लिखेंगे V बराबर होगा V²/R वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, या V व्यक्रमानुपाती हो जाएगा प्रतिरोध के, मतलब समांतर क्रम में जिसका प्रतिरोध ज्यादा उसमें शक्ति कम, या जिसमें शक्ति ज्यादा उसका प्रतिरोध कम। यह अभी बहुत मजा आएगा इस चीज से। अच्छा, ये P बराबर VI, इसका यूज कुछ नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमें प्रतिरोध दिया ही नहीं है तो हम उसका यूज कर लेंगे, लेकिन 99% केसेस में हम इसी का यूज करेंगे। इसका अगर तुम चाहो तो मैं फील दे सकता हूं, है ना। तुम्हारे घर में मान के चलो 2 बल्ब है, एक 25 वॉट का, एक 50 वॉट का। अरे इससे पहले तो ये भी पता होना चाहिए रे बाबा कि मैं अपने घर में सबको श्रेणी में लगाता हूं या समांतर में लगाता हूं। हमारे घर में जितनी चीजें लगाते हैं हम, वो श्रेणी में लगाते हैं या समांतर में लगाते हैं? श्रेणी में लगाते हैं या समांतर में लगाते हैं? अरे वाह, तुम्हें पता था ये, वेरी गुड। हाँ, हमारे घर में जो सब कुछ, सारी चीजें जो लगी हुई होती है वो समांतर में ही लगी हुई होती है ना। क्यों सर समांतर में क्यों लगाते हैं? इसके बहुत सारे कारण हैं, आपने कक्षा 10वीं में पढ़े होंगे। बाकी मैं आपको, अरे ये फिर 2-4 बच्चे अच्छा जवाब देते, उसके बीच में आ ही जाते हैं दाग लगाने,
ना, तो चांद पर भी दाग है। तो जहां चीजें चमकने लगती हैं वहां पर दो चार आ जाते हैं बिल्कुल। अब चीख चीख के श्रेणी 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 कमेंट करे जा रहे हैं। अब तो ये भी मजेदार है कि तुमको आपस में एक दूसरे के कमेंट दिख नहीं रहे, है ना, तो अब तो पता भी नहीं कर सकते कितने श्रेणी बोल रहे कितने समांतर बोल रहे। पहले तो ऐसा था कि सर दो ने समांतर बोला, अच्छा ठीक है अब हम भी समांतर दिखे बोलेंगे, है ना। अब क्या हुआ है, अब बहुत सारे श्रेणी श्रेणी चिल्लाया जा रहा है। अरे श्रेणी में नहीं, समांतर में लगा हुआ होता है हमारे घर में सब कुछ, पैरेलल में लगा हुआ होता है। क्यों पैरेलल में लगा हुआ होता है? क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे कारण है यार इसके ना। क्यों? क्योंकि अगर हमारे घर में हमारे घर में कितना विभवांतर आता है? 220 वोल्ट आता है ना। बिल्कुल ही आंगनवाड़ी से उठकर आए हैं कुछ तो यहां पर सीधे सीधे, है ना। ये तक नहीं पता कि घर में सब कुछ श्रेणी में लगा रहे या समांतर में लगा रहे हैं, है ना। दुनिया की खबर तो ठीक है, अपने घर में क्या हो रहा है ये तो पता कर ले पहले। या अगर मान के चलो हमारे घर में ये तो पता ना 220 वोल्ट का विभवांतर आता है, तो अगर हमारे घर में 220 वोल्ट का विभवांतर आ रहा है तो हमारे पास जितनी मशीनें मतलब जितनी चीजें हम यूज कर रहे हैं, जितनी मशीनें यूज कर रहे हैं, वो सारी मशीनें जो है, वो सारी मशीनें क्या हो रही है, वो सारी मशीनें 220 वोल्ट का विभवांतर लेती है। मतलब उसके दोनों के सिरों के मध्य यहां पर 220 और यहां पर 220 का विभवांतर होना चाहिए, तभी वो ढंग से काम करेंगी। अगर नहीं होगा तो सर क्या होगा? देखो अगर मान के चल मुझे पता है कि सर श्रेणी क्रम में लगाने पर विभव गिरता जाता है, मैं तुम्हें जेन्युइन और अच्छा कारण बता रहा हूं। इसके तो बहुत सारे कारण भी, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण जो तुम्हें पता होना चाहिए फिजिक्स के हिसाब से, जो नीट लेवल का बच्चे को पता होना चाहिए, क्या कि सर अगर श्रेणी क्रम में हमारे पास, हाँ ट्यूबवेल भी समांतर में, सब कुछ समांतर में तुम्हारे घर में, है ना। अगर यहां पर ये जो स्विच लाइन से लगे ना, वो सारे स्विच भी समांतर में लगे हुए हैं। अगर ये स्विच, एक स्विच से पंखा चालू कर रहा है, एक स्विच से ट्यूबलाइट चालू कर रहा है, दोनों स्विच बगल में, तो समझ सोचना कि दोनों स्विच श्रेणी में लगे हुए हैं, है ना। वो अंदर वायरिंग ऐसी कर रखी है कि एक स्विच चालू करने से पंखा चालू हो रहा है, एक स्विच चालू करने से ट्यूबलाइट चालू हो रही है, मतलब कि ये समांतर में है। एक्चुअल में पंखा और ट्यूबलाइट दोनों समांतर में लगे हुए हमारे घर में। क्यों लगाए जाते? क्योंकि अगर मान के चल श्रेणी में लगा दिए, तो श्रेणी में लगाने पर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होगा कि हमें पता है श्रेणी में लगाने पर विभवांतर घटता जाता, मतलब जितना पीछे होगा या जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा वो ज्यादा विभवांतर खा जाएगा। अरे श्रेणी क्रम याद है तो मेरे घर में तो आ रहा है 220, मान के चले गीजर चालू कर दिया तो गीजर अकेला ही 150 वोल्ट खा गया। अब बाकी सब क्या करेंगे, है ना। ये तो वही वाली बात हुई कि मैंने बोला कि महीने के में तुम्हें, है ना, या तुम्हें महीने के 20,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी। तुम एक दिन गए और तुमने सीधे जाके एक आईफोन खरीद लिया, बोले हमने 50,000 का आईफोन मिल लिया सर, 20,000 रुपए हर महीना देंगे, 3 महीने में हम वापस दे देंगे। अरे तो खाएगा क्या, पहनेगा क्या, ओढ़ेगा क्या, रहेगा कहां? तो वो तो सर तुमने सब खत्म कर दिया पैसा, है ना। तो ये वैसी ही बात है कि अगर तुम्हें 220 वोल्ट मिल रहा है तो सब कुछ तुम्हारे घर में पैरेलल में लगाना होता है ना, ताकि सबको बराबर 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 विभवांतर मिले। अब सबको बराबर विभवांतर मिलता है, इसी वजह से क्या होता है कि अगर हम किसी एक चीज को चालू करते तो दूसरे चीज को चालू करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती है ना। अगर श्रेणी में होंगे तो क्या होगा? अगर मान के चलो तुम्हारे घर में चीजें श्रेणी में लगा दी, एक ये टीवी लगी हुई है तुम्हारी, अब फिर यहां पर तुम्हारा फ्रिज लगा हुआ है, यहां पर तुम्हारा फैन लगा हुआ है, और यहां पर ये तुम्हारे घर में विद्युत धारा आ रही है यहां से। ये एक्चुअल में बैटरी की जगह ऐसा सिंबल, ये ऐसा चिन्ह बनाते हैं, ये प्रत्यावर्ती धारा। हमारे घर में बैटरी वाली धारा नहीं आती है, दिष्ट धारा नहीं आती, हमारे घर में कौन सी आती है? प्रत्यावर्ती धारा आती है। तो अगर श्रेणी में होंगे, मान के चल तूने यह स्विच बंद कर दिया तो धारा तो वहीं जाती है जहां वापस आने का रास्ता, तो धारा जाएगी नहीं। तो धारा जाएगी ना तो टीवी चलेगा, ना तो फैन चलेगा, ना तो पंखा चलेगा, ना तो फ्रिज चलेगा। अब तूने बंद कर दिया, अब तेरा मन करा फ्रिज बंद कर दूं, तो तूने फ्रिज का स्विच बंद कर दिया, मतलब यहां से तो ये खुल गया, तो फिर ना तो टीवी चलेगी ना तो फैन चलेगा। तो एक बार में या तो सब चलेगा या तो सब बंद हो जाएगा श्रेणी में, ठीक है। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम सारी चीजें समांतर में लगाते हैं। मतलब कैसा लगता है हमारे घर में, ये एक टीवी लगा दी, ये एक, है ना, ये एक स्विच लगाया, फिर टीवी लगा दी, फिर स्विच लगाया, फिर उसके हमने बल्ब लगा दिया एक, मान के चलो यहां पे फैन लगा दिया, हमने फैन लगा दिया, पंखा लगा दिया, फिर उसके बाद में एक और स्विच लगाया, फिर हमने यहां पर
जो भी तुम्हें लगाना, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, चार्जर, जो भी लगाना हो, ठीक है। और ये प्रत्यावर्ती धारा आ रही है, तो ये वाला स्विच बंद करेगा, ये वाला परिपथ कंप्लीट होगा, इसमें धारा बहेगी। ये वाला स्विच बंद करेगा, अच्छा सर इसमें धारा बहेगी। ये वाला स्विच बंद करेगा, ये चलेगा। जो स्विच चालू करो बंद करो उससे वही चीज चलेगी, ठीक है भाई। तुम्हारे घर में सब कुछ समांतर में लगा होता है, पैरेलल में लगा हुआ होता है। घर में एक और आइटम आता है जिसमें चीजें श्रेणी में लगी हुई होती है ना, जो होता है चाइना का माल। दिवाली पर याद है क्या बोलते तुम्हारा, लड़ बोलते हैं, लड़, या बहुत सारी जगहों पे सीरीज ही बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ तो भैया हमारे कण कण में अंग्रेजी है, तो हमारे यहाँ दुकान वाले भी उसको सीरीज बोलते हैं, है ना। भले सीरीज के सीरीज बोल देंगे, सीरीज बोल देंगे। हाँ, झालर, लटकन दिवाली पर, हाँ, तो उसमें चीजें सीरीज में लगी हुई होती है। अब उसमें भी क्या होता है, उसमें भी दुकान वो ऐसा नहीं करते कि सारे बल्ब सीरीज में लगा देते। उसमें क्या करते, कुछ कुछ बल्ब, जैसे मान के चलो उसमें 4 प्रकार की लाइटें जल रही है, तो क्या होगा ऐसा, अगर तुमने उसमें, यार अब ये तो ऐसी बात है कि तुम लोग चीजों को अपने आसपास कितना देख पा रहे हो, कितना फील कर पाते हो। बेटा मिक्सर 1500 वोल्ट का नहीं, 1500 वॉट का मिक्सर है वो तेरे घर में, है ना। वॉट और वोल्ट में अंतर समझ। अब आज की क्लास में क्या मैं तुझे वोल्ट और वोट यही पढ़ाते रहूंगा, कक्षा 10वीं पढ़ाऊं मैं अब तुम्हें। जैसे वो उसमें अगर तुमने लड़ी में देखा होगा तो उसमें क्या होता है, एक बल्ब ये होता है, एक बल्ब ये होता है, ये लाइन से बल्ब लगे हुए, तो उसमें बीच में तार बहुत सारे रहते। तो वो लोग क्या करते थोड़ी सी चालाकी के लिए कि ये वाला तार, फिर 2 छोड़ के ये वाला बल्ब, फिर 1 छोड़ के ये वाला बल्ब, और फिर उसके बाद में ये वाला बल्ब, ये जैसे अल्टरनेट बल्ब एक ही साथ श्रेणी में जोड़ देते हैं। तो उसमें तुम्हें ये बात तुमने देखा होगा कि सर क्या होता है कि अगर एक आधा बल्ब फ्यूज हो गया या एक आधा बल्ब खराब हो गया, जैसे श्रेणी में लगाने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर एक खराब हुआ तो आगे का पीछे का कुछ नहीं चलेगा। तो इसमें देखा होगा कि अगर तुम सस्ती वाली लेकर आओ तो उसमें एक बल्ब खराब होता तो सब कुछ ही खराब हो जाता है, कुछ नहीं चलेगा उसमें, एक भी नहीं चलेगी। लेकिन कुछ थोड़ी बढ़िया होती है जिसमें 4 वायर लगे हुए होते, तो उसमें 4 वायर में क्या होता है कि अगर एक खराब हुआ तो उसमें क्या होता है, अगर मान के लाल वाला बल्ब खराब हो गया तो सारे लाल नहीं जलेंगे, बाकी दूसरे वाले नारंगी या बैंगनी कलर के या सफेद रंग के जो होंगे वो जलते रहेंगे। आई बात समझ में, है ना। तो अगर एक खराब हुआ तो उसकी वजह से दूसरे तो जलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर उसमें से अगर आपको, है ना, आपके बीच में होंगे कोई भैया या आप में से कोई होंगे बढ़िया इंजीनियर टाइप आदमी कि सर हम तो हमारे घर में ये सीरीज को सुधार देते। जैसे मैंने भी, जब मैं कॉलेज में था तो सीरीज खराब हो गई थी, तो समय तो बहुत होता था, तो एक दिन मैं खोल के बढ़िया मतलब आज तो मैं इसको ठीक करूंगा। तो उसको ठीक करने का क्या तरीका है उसको ठीक करने का, ये एक्चुअल में ये सारे एलईडी होते हैं, डायोड होते हैं। तो इनमें से एक आधा फ्यूज हो जाता है, एक आधा खराब हो जाता है, तो उसमें वो काला पड़ गया होगा, है ना। ध्यान से देखना, जो भी खराब होता है ना, वो काला पड़ जाता है। तो उसको निकालो वहां से, उसको तोड़ दो वहां से, और उसका जो तार है ना, उसमें से जैसे ये एलईडी खराब हो गया, मान के चलिए एलईडी का खराब हो गया, तो इसमें एक तार जा रहा होगा, एक तार आ रहा होगा, तो इसको तोड़ दे यहां से और ये तार से तार जोड़ दे। जैसे ही जोड़ेगा तो आगे वाले सारे चलने लग जाएंगे। फिर वो जो बीच वाला बल्ब था वो नहीं चलेगा, और उसके बाद वाले सारे, मतलब ये सफेद बल्ब था, मान के चलिए एक सफेद खराब हुआ था, तो इसका तूने तार जोड़ दिया, तो अब वहां तो बल्ब हटा दिया, बाकी सारे सफेद जलने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सर यहां पर हमने एक जो था वो खराब हो गया, तो उसका तार जोड़ दिया, तो यहां से वो बल्ब हट गया, तार से तार जुड़ा है, धारा बहेगी। आई बात समझ में? तो ये सब कुछ जनरल सी बातें हैं, हमें पता होनी चाहिए, हमारी जिंदगी से जुड़ी बातें हैं ये। तो चलिए, तो अब यहां पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें कर लेते। श्रेणी समांतर में हमारे घर में सारी चीजें समांतर में जुड़ी होती है। तो मैं कुछ ऐसी बातें बोल रहा था आपको कि अगर हमारे घर में सब कुछ समांतर में जुड़ा है, तो इसी वजह से जब हम बल्ब खरीद कर लाते हैं, तो जो 25 वॉट का बल्ब होता है और जो 100 वॉट का बल्ब हो गया, मान के चलो, है ना। अरे वॉट और वोल्ट में फर्क है बेटा। वोल्ट मतलब कितना विभवांतर, तो विभवांतर तो 220 का आ रहा है। वॉट मतलब क्या होगा, कितनी शक्ति है, मतलब प्रति सेकंड वो कितनी ऊर्जा
खा रहा है, प्रति सेकंड वो कितनी ऊर्जा खा रहा है, प्रति सेकंड वो कितनी ऊर्जा खा रहा है, उसे हम वॉट बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वॉट में बोलेंगे। अगर तेरे घर में मिक्सर, एक बच्चे ने कमेंट करा कि सर मेरे घर में तो मिक्सर 1500 वोल्ट का है, बेटा 1500 वोल्ट का अगर तेरे घर में मिक्सर होगा तो तेरे घर में पूरा करंट ही करंट बह रहा है, मतलब है ना, हर चीज को, दीवार को छुएगा करंट बाहर आ जाएगा उसमें से, ठीक है। या अगर तुमने किसी एक स्विच को गलती से भी छू लिया, झटका लगेगा वहां पर, क्योंकि 1500 वोल्ट बहुत ज्यादा होता है। हमारे घरों में 220 आता है, 220 से और 1500 कितना ज्यादा अंतर है इसमें। तो 1500 वोल्ट नहीं है, 1500 वॉट है, वो क्या है, 1500 वॉट। तो 1500 वॉट का मिक्सर है मेरे घर में। इसका मतलब ये हुआ कि मिक्सर प्रति सेकंड 1500 जूल ऊर्जा खा रहा है। कितनी खा रहा है, 1500 जूल ऊर्जा खा रहा है। इसके अलावा साथ ही साथ मैंने आपको यह बात पहले भी बताई थी कि 1 किलोवाट आवर जो होता है ना, जैसे इसको मैंने बेसिक से आपको बताया था, मैंने आपको बताया था वॉट सेकंड जो होगा वो जूल के बराबर होगा, 1 वॉट सेकंड 1 जूल के बराबर होगा। या 1 किलोवाट आवर, ये क्या, वॉट को मैंने किलो में बदला, समय को मैंने घंटे में बदला, सेकंड को मैंने घंटे में बदला। तो उसको सॉल्व करके मैंने आपको बताया था कार्य ऊर्जा शक्ति में 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। और यह बात भी मैंने आपको बताई थी कि अगर हमारे घर में जो बिजली का बिल आता है वो क्या आता है, वो आता है सर 1 किलोवाट आवर जो होता है वह एक किलोवाट आवर जो होता है वह 1 यूनिट के बराबर होता है। मतलब अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है, कभी सोचना कि मेरे घर में कितना बिजली का बिल आ सकता है, ठीक है, तो वह कैसे पता कर सकते हैं, तो हमारे घर में कितना बिजली का बिल आता है ये कैसे पता करेंगे हम। तो यह पता करने के लिए ये देखो कि आपके घर में कितनी मशीनें कितनी देर तक चलती है। जैसे ये मान ऐसा समझो कि यार हमारे घर में एक गीजर है, 1000 वाट का या 1 किलोवाट का। तो 1 किलोवाट का गीजर यदि 1 घंटे तक चलता है, तो इसमें जो ऊर्जा खाएगा इसकी जो ये ऊर्जा खा गया वो गई 1 किलोवाट घंटा। मतलब कि 1 घंटा एक गीजर 1 किलोवाट का एक गीजर 1 घंटा चल जाए, मतलब कि उसने ऊर्जा या उसने 1 यूनिट बना दिया हमारे घर में। क्या बना दिया, 1 यूनिट बिजली का बिल बना दिया हमारे घर में, ठीक है। चलिए, तो यह गीजर क्या होता है, गीजर क्या होता है, गीजर क्या होता है, गीजर क्या होता है। यह एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें ठंडा पानी डालो वो गर्म करके बाहर दे देता है। इस प्रकार का यंत्र होता है। एक ऐसी मशीन जिसमें इधर से गर्म पानी डालो इधर से ठंडा पानी डालो, उधर से गर्म पानी बाहर आ जाता है। ना तपेली की जरूरत, ना रॉड की जरूरत, ना चूल्हे की जरूरत, ना गैस स्टोव की जरूरत, ना लकड़ी तोड़कर लाना, ना लकड़ी में आग लगाना, ना तपेले में पानी भरना, अपने आप होता है। इसमें नल चालू करो, ठंडा पानी जाता है, गर्म पानी बाहर निकल जाता है। इस प्रकार की मशीन है, हमारे पास। चलो देखो, हाँ भाई, तो ये सब कुछ छोटी छोटी सी बातें अब हमें पता होनी चाहिए। चलिए भाई आगे बढ़ते, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सा। देखो, इस पूरे शक्ति वाले कार्यक्रम में हमें 3 प्रकार के सवाल आते हैं, सबसे पहला सवाल जो होता है, अब ये लड़का ओ माय गॉड कमेंट करो, अरे सॉरी ऐसी खतरनाक मशीन है, हाँ चाहिए तुम्हें। देखो, तो यहां पर सबसे पहले इसमें हमारे पास 3 प्रकार के सवाल होते हैं। सबसे पहला सवाल जो होगा वो अभी हम अधिकतम शक्ति हस्तांतरण प्रमेय पढ़ेंगे, पहला सवाल। दूसरा सवाल नॉर्मल सर्किट पे आते हैं, किसी भी सर्किट में हमको बोलेंगे भैया कि बताओ इस प्रतिरोध में से शक्ति कितनी है। तीसरा सवाल जो इसमें आएगा वो आएगा बल्ब पे। तो 3 प्रकार के सवाल हमने इसमें पढ़ने होते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बेटा ब्लोअर में गर्म हवा कैसे आती है, उसके अंदर भी एक हीटिंग कॉइल लगी हुई होती है, तो वो हवा को गर्म कर देती है। हाँ, सबसे पहले हेडिंग डालो है अधिकतम शक्ति
स्थानांतरण प्रमेय, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। नाम है थोड़ा खतरनाक, लेकिन बहुत ही अच्छी सी चीज है। क्या है मैक्सिमम पावर थ्योरम? यह कहता है कि मान के चलो हमारे पास यहां पर एक कैपिटल आर प्रतिरोध, अभी मैं एक स्टेटमेंट भी लिखवाऊंगा इसका ना, एक कैपिटल आर प्रतिरोध है और एक यहां पर मेरे पास सेल है जिसमें ईएमएफ इसका ई है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। तो यह कहना चाहता है हमें, या मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हमें ये पूछना चाहता है या हमें बताना चाहता है कि यार ये कैपिटल आर का मान क्या हो, कैपिटल आर का मान क्या हो ताकि इसमें शक्ति अधिकतम आ जाए, इसमें शक्ति अधिकतम आ जाए। क्या चक्कर है, पहले एक बार मैं समझाता हूं आपको, है ना। देखो क्या होगा, यहां पर इस प्रकार के गोलमाल चक्कर मैंने आपको पहले भी समझाया था। क्या कि अगर मान के चलो मैं यहां पर इसमें शक्ति लिखना चाहता हूं, इसमें शक्ति कैसे लिखोगे सर? ये श्रेणी में जुड़ा हुआ है, श्रेणी में जुड़ा हुआ है। तो हमारे पास मैक्सिमम पावर थ्योरम के लिए हमारे पास जो मैक्सिमम बढ़िया चीज है कि सर इसमें शक्ति जो है P वो I²R लिख दो आप, इसकी धारा, इसका प्रतिरोध, या I²R इसमें शक्ति हो जाएगी। आप चाहो तो V²/R वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन उसमें आपको इसमें विभवांतर निकालने में परेशानी हो जाएगी, है ना, समय लग जाएगा। तो बेस्ट है श्रेणी में होगा I²R पावर हो जाएगी। अब इसमें धारा कैसे लिख सकते हैं सर? इस परिपथ में धारा जो होगी वो होगा E/r प्लस कैपिटल R, ठीक है। तो यहां पर P जो होगा उसकी जगह हम लिख सकते हैं E/r प्लस कैपिटल R का स्क्वायर इंटू कैपिटल R, ठीक है। यह शक्ति आ गई है, यह शक्ति आ गई। अब मैं ये चाहता हूं, एक्चुअल में ये निकालते कैसे, इसमें एक और बात होती है, यह आप इसमें अधिकतम और न्यूनतम मान करना पड़ता है ना। अगर आप चाहते हो तो इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करेंगे हम, लेकिन मैं बता देता हूं आपको, इसमें dp/dr करके जीरो करना पड़ेगा। मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम मिनिमा जहां भी आया, अधिकतम न्यूनतम मान की बारी जहां भी आई, मतलब कि आपको एक्चुअल में इसको पावर को डिफरेंशिएट करके जीरो करना पड़ेगा, तब आप उसका मैक्सिमम मिनिमा निकाल सकते हो। तो यहां पर वैसी ही बात है कि यहां पर P जो है वो है E², E तो हमें पता है सर ईएमएफ है बैटरी का, अपॉन में r प्लस कैपिटल R का स्क्वायर इंटू कैपिटल R। तो इसका डिफरेंशिएशन करके आप जीरो करोगे, डिफरेंशिएशन करके जीरो करोगे, तो जीरो करने के बाद में फिर आपको यहां पे पता चलेगा कि मैक्सिमम पावर कब आती है, मैक्सिमम पावर कब आती है। इसको मैं आसान शब्दों में आपको समझाने की एक बार कोशिश करता हूं। देखो क्या हो रहा है अल्टीमेटली, यहां पर ये E वोल्ट की बैटरी है या E विद्युत वाहक बल या R प्रतिरोध है। मैं इन दोनों को तो नहीं बदल सकता, ये दोनों मेरे हाथ में नहीं है। अच्छा, अब ये कैपिटल R प्रतिरोध है, वेरी गुड सर। अब मैं कैपिटल R का मान क्या रखूं? एक्चुअली सवाल या इसमें जो हमारा मेन मकसद है वो ये है कि कैपिटल R का मान क्या हो ताकि इसमें शक्ति अधिकतम आ जाए, इससे शक्ति अधिकतम आ जाए। तो मैंने सोचा सर कैपिटल R का मान बहुत बड़ा रख देता हूं ताकि शक्ति ज्यादा आ जाए, क्योंकि हमें पता है P बराबर होता है I²R, जितना ज्यादा कैपिटल R होगा सर उतनी ज्यादा शक्ति आएगी। लेकिन मैं यहां फंस गया, क्यों? जैसे जैसे कैपिटल R का मान बढ़ाते जा रहा था, बढ़ाते रहा था, तो ये कैपिटल R यहां भी बढ़ रहा है, यहां अकेला थोड़ी ना बढ़ेगा, इसमें भी बढ़ेगा। तो इसमें कैपिटल R बढ़ रहा था तो धारा कम हो रही थी, तो धारा कम हो रही थी तो कैपिटल R का मान ज्यादा कर दिया तो धारा कम होगी, धारा कम होगी तो शक्ति फिर कम होगी। मैंने सोचा कैपिटल R का मान बहुत कम कर देता हूं, तो कैपिटल R का मान कम करा तो कैपिटल R या प्रतिरोध कम किया तो धारा बढ़ गई। धारा तो बढ़ गई सर, लेकिन ये खुद इंटू कैपिटल R है तो फिर ये कम हो गया। तो अल्टीमेटली ये मुझे फंसा रहा है, ये मुझे फंसा रहा है। फिर से देखो क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे कि यदि हमने सोचा कि कैपिटल R को बढ़ाते जाओ, बहुत बड़ा कर दिया कैपिटल R, तो कैपिटल R बढ़ेगा। हाँ सर, तो कैपिटल R बढ़ने पे पावर तो बढ़ना चाहिए, लेकिन पावर के अंदर दो चीजें, धारा भी है और धारा के अंदर खुद कैपिटल R है। तो जब हमने और धारा क्या है, E/r प्लस कैपिटल R है, तो मैंने कैपिटल R बढ़ाया तो ये कैपिटल R तो बढ़ गया,
लेकिन ये कैपिटल आर प्रतिरोध बढ़ेगा तो हमें पता सर धारा कम हो जाती है। तो अल्टीमेटली इनको गुणा करूंगा, छोटा इंटू बड़ा करूंगा तो नंबर छोटा बन गया। इसी प्रकार से अगर मैंने उल्टा सोचा, क्या सोचा उल्टा, मैंने सोचा कि सर आर को बहुत कम कर देता हूं तो पावर क्या हो जाएगी सर, पावर फिर से वही वाली कहानी हो जाएगी कि सर यहां पर अब आर को कम करेंगे तो सर ये वाली वैल्यू कम कर दी मैंने, चलो सर प्रतिरोध कम हो गया, लेकिन यहां पर प्रतिरोध कम करूंगा तो धारा बढ़ जाएगी, तो फिर से क्या होगा, एक बड़ा नंबर इंटू छोटा नंबर फिर से छोटा बन गया। मतलब ये हो रहा है कि सर ना तो बहुत बड़ा कर पा रहा हूं प्रतिरोध को, ना तो बहुत छोटा कर पा रहा हूं बाह्य प्रतिरोध को। मैं ऐसा चाह रहा हूं, मैं देखो इसका मेन मकसद क्या है, इस सब का मेन एडवांटेज क्या है, मैं ऐसा चाह रहा हूं कि मेरे पास एक सेल है ना, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि यार देखो मेरे पास ये सेल है, मैं ऐसी कैसी सेटिंग जमाऊं कि सेल के साथ लगने वाला प्रतिरोध या एक बल्ब जो है उसमें अधिकतम ऊर्जा आ जाए, वो एकदम चमचमा जाए, या मैक्सिमम उस सेल से ऊर्जा में प्राप्त कर सकूं, ये चाह रहा हूं मैं, है ना। तो इसके लिए हमको डिफरेंशिएट करके जीरो करना पड़ता है, और इसका जो रिजल्ट आता है, इसका रिजल्ट आता है कि सर एकदम आसान सी बात, आप कुछ ना करो, कैपिटल आर को स्मॉल आर के बराबर कर दो। अगर कैपिटल आर को स्मॉल आर के बराबर कर दिया आपने तो उसमें स्थानांतरित शक्ति जो होगी वह अधिकतम हो जाएगी, उसमें स्थानांतरित शक्ति जो होगी वह अधिकतम हो जाएगी, मतलब इसमें शक्ति सबसे ज्यादा आ जाएगी अगर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो गया तो। क्या बात करो सर, इतना आसान था, हाँ बस, मतलब वही डिफरेंशिएट करके सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा इसमें। अच्छा सर, तो अगर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर होगा तो उस कंडीशन में शक्ति कितनी हो जाएगी, उसे मैं पी मैक्स बोलता हूं या अधिकतम शक्ति बोलूंगा, और वो हो जाएगी सर ई का स्क्वायर अपॉन में। अच्छा, अब यहां पर कैपिटल आर की जगह भी स्मॉल आर रख दूंगा मैं, तो जगह स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर, ठीक है, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन में, ई स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा 4r का स्क्वायर इंटू एक और आर, स्मॉल आर कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर रख दिया, तो एक आर से एक आर कट जाएगा, ये हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन में 4r, ई स्क्वायर अपॉन में 4r हो जाएगा, और ये हो जाएगा पी मैक्स। मतलब अधिकतम शक्ति जो स्थानांतरित होगी वो ई स्क्वायर अपॉन में 4r शक्ति स्थानांतरित होगी। क्या होगी, ई स्क्वायर अपॉन में 4r शक्ति स्थानांतरित होगी। आप ये याद भी रख सकते हो। अगर इतना लिख लिया हो तो इसका स्टेटमेंट लिख लेंगे सभी, इसका स्टेटमेंट लिख लो, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं यहां पर, स्टेटमेंट लिख लेंगे एक बार कॉपी में, स्टेटमेंट लिख लेंगे, एकदम आसान सा स्टेटमेंट है। सर आपने तो बोला था जल्दी छोड़ेंगे, हाँ बेटा मैंने बोला था, लेकिन अब कामेश सर ने पूरी ही छुट्टी कर दी तुम्हारी। जल्दी मतलब ऐसा था कि मैं तुम्हारी क्लास अगर 7:30 बजे शुरू करता तो मैं 8:30 तक छोड़ देता, ठीक है, अब तो मैंने 6 बजे पढ़ाना शुरू कर दिया है, तो चिंता ना करो, बस मैं ये शक्ति खत्म कर दूंगा, है ना, शक्ति खत्म कर दूंगा, उसके आगे नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, शक्ति पढ़ाऊंगा उसके आगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा, चिंता ना करो। सर एसी में इंडोर आउटडोर गर्म, बेटा यार वो एसी का फंडा तो है ना बहुत अलग फंडा है, मतलब उसमें बहुत सारी चीजें भी यूज होती, उसमें गैस वगैरह डलती है, तो वो रहने दो, है ना, उसे नहीं समझते हम, उसमें समय लगेगा उसको समझने में। हाँ भाई स्टेटमेंट लिख लो, स्टेटमेंट लिख लो, यदि 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 ई विद्युत वाहक बल और स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी से, स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी से बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर जोड़ा जाता है, 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 तब अधिकतम शक्ति स्थानांतरण प्रमेय के अनुसार, तब अधिकतम शक्ति स्थानांतरण प्रमेय के अनुसार, अधिकतम शक्ति स्थानांतरण प्रमेय के अनुसार जब बाह्य प्रतिरोध
सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होता है, जब बाह्य प्रतिरोध सेल के आंतरिक प्रतिरोध के समान या बराबर भी लिख सकते हो, सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होता है, तब उसमें स्थानांतरित शक्ति अधिकतम होती है। तब उसमें स्थानांतरित शक्ति अधिकतम होती है। तब उसमें स्थानांतरित शक्ति अधिकतम होती है। क्लियर है मामला? चलिए, ओके, वेरी गुड। हाँ भाई, तो ये स्टेटमेंट अब हमें समझ में आ चुका है। अब इसका एक लास्ट कार्यक्रम होता है जो बनता है इसका ग्राफ शक्ति और बाह्य प्रतिरोध के मध्य ग्राफ, है ना। ग्राफ भी इंपॉर्टेंट, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी की कहानी चल रही है यहां पर। यह ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसा ग्राफ होता है। ये ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसा ग्राफ होता है कि सर जब मेरे पास R की वैल्यू मैंने 0 रख दी तो शक्ति तो 0 होगी। जैसे जैसे मैं R बढ़ाते जा रहा हूं तो शक्ति बढ़ते जा रही है, लेकिन एक लिमिट के बाद में अगर मैंने प्रतिरोध और बढ़ाया तो शक्ति बढ़ने की वजह घट गई है। तो इस कंडीशन में शक्ति जो होती है वो Pmax होती है, और Pmax की वैल्यू कितनी है? E²/4R है। कितनी है? E²/4R है। एक बार बेटा मैं भूल गया, अब मैं मेमोरी लॉस प्रॉब्लम हो जाती है मेरे को, मैं भूल जाता हूं एकदम से बोलने के बाद में। इतनी सी बात है ना, खुद अपने शब्दों में नहीं लिख सकता क्या? मैंने बता दिया, फिर से एक बार बोल देता हूं कि मेरे पास यदि स्मॉल ई विद्युत वाहक बल, स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल को एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से जोड़ा जाता है, तब अधिकतम शक्ति स्थानांतरण प्रमेय के अनुसार अधिकतम शक्ति स्थानांतरण प्रमेय के अनुसार अधिकतम स्थानांतरण शक्ति प्रमेय के अनुसार जब बाह्य प्रतिरोध का मान सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होता है, जब बाह्य प्रतिरोध का मान सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होता है, तब उसमें स्थानांतरित शक्ति का मान अधिकतम होता है। तब उसमें स्थानांतरित शक्ति का मान अधिकतम होता है। देखो कितना प्यारा बच्चा है ये, पुष्पेंद्र नामक एक बच्चा है। इसने लिखा पूरा और उसने फोटो खींचकर डाल दी कमेंट्स में कि बाकी सब बच्चे भी लिख पाए, लेकिन कुछ दुष्ट बच्चों के चलते अब ये किसी को नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि आपस के कमेंट दिख नहीं रहे आजकल। पुष्पेंद्र बेटा बहुत बढ़िया, मैंने आपकी स्टेटमेंट देख लिया, लेकिन आप जिनकी मदद करना चाहते हो वो मदद लेना नहीं चाहते हैं आपसे। कोई बात नहीं। हाँ, आर का मान इनफाइनाइट कर दोगे, पी की वैल्यू फिर 0 हो जाएगी, या इन्फिनिटी पे जाके फिर 0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पर आधारित कुछ सवाल आ सकते हैं, जैसे एकदम आसान सा सवाल बताओ भी एकदम। अच्छा, एक और बात, एक बच्चे ने कमेंट करा सर 4 कहां से आ गया? तो यार मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत दुख है इस बात को लेकर कि तुम्हें बार बार एक ही चीज क्यों बताना पड़ती है। यहां पर खुद से सॉल्व करके देखो, E² होगा यहां पर बटे में ये R + R 2R हो जाएगा, तो 2R का वर्ग होगा इंटू R हो जाएगा। तो बेटा 2 का वर्ग 4 होता, तो 4R² इंटू R हो गया, एक R से एक R कट गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ये एक सवाल है, 2 सवाल है हमारे पास बेसिक से, जल्दी इनका जवाब बताएंगे। हमें बोला है कि प्रतिरोध R, अच्छा आज की क्लास को कौन सा क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा? 5 हो गए थे ना, तो 6ठा क्वेश्चन नंबर हो गया आज की क्लास का, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन में बोला है कि प्रतिरोध R के भिन्न भिन्न मान के लिए कैपिटल R में शक्ति व्यय के मान दिए गए हैं। मतलब कि यहां पर कैपिटल R का अलग अलग मान है, तो उसके लिए हमें शक्ति क्या क्या हो सकती है वो दिया गया है। अब आपसे पूछा कि निम्न में से कौन सा मान संभव नहीं है? निम्न में से कौन सा मान संभव नहीं है? मतलब कैपिटल R का मान कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में, लेकिन उसने बोला कि इसमें
शक्ति व्यय मतलब कि शक्ति हास्य कौन कौन सी हो सकती है, कौन कौन सी हो सकती है। तो अभी हमने जो थ्योरम पढ़ा, प्रमेय पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग हमें पता है सर पी मैक्स जो होता है वो ई स्क्वायर अपॉन में 4r होता है, या 4 का वर्ग बटे में 4 इंटू आंतरिक प्रतिरोध 1। तो 4 का वर्ग 16, 16 बटे में 4 का वर्ग 4 वॉट आ गया। मतलब चाहे जो हो जाए इस दुनिया में, इसका मान कुछ भी रख लो आप, 4 वॉट से ज्यादा शक्ति हास्य नहीं करेगा ये शक्ति अवयव, शक्ति व्यय नहीं होगी इसमें। तो सर 2 वॉट संभव है, 4 वॉट, देख 4 वॉट से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब 2 वॉट तो हो सकता, लेकिन 5 वॉट और 8 वॉट संभव नहीं है। तो कौन सा संभव नहीं है? बी और सी संभव नहीं है। क्या ये सवाल, छुटका सा सवाल सभी को समझ में आया? एकदम आसान सा सवाल बोला कि कौन सी शक्ति संभव नहीं है, तो यहां पे हमने पी मैक्स निकाल लिया, उससे बड़ा मान संभव नहीं है हमारे पास। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते, ये वाला सवाल क्या बोला है? हमें बोला है कि 2 समान विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R वाले सेल समांतर क्रम में जोड़कर एक प्रतिरोध कैपिटल R से जोड़े जाते हैं। मतलब यहाँ पे 2 बैटरियां हैं हमारे पास, ER, ये दोनों समांतर में, उसके साथ में एक और प्रतिरोध है कैपिटल R। ठीक है, बाह्य प्रतिरोध में अधिकतम शक्ति प्राप्त करने के लिए R का मान क्या होगा? बाह्य प्रतिरोध में P मैक्स ही क्यों निकाला? क्योंकि उसने बोला ना कि शक्ति अधिकतम किससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो P मैक्स इसलिए निकाला क्योंकि अधिकतम शक्ति का मान निकाल लिया, अब उससे ज्यादा शक्ति संभव नहीं है बस। तो उसने बोला कौन सी शक्ति संभव नहीं है? मैक्सिमम से ज्यादा मान हो नहीं सकता। तो अब यहां पर इस क्वेश्चन में हमें बोला कि अधिकतम शक्ति के लिए कैपिटल R का मान क्या होना चाहिए। तो हमें पता है सर कैपिटल R का मान आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। अच्छा, ये दोनों सेल समांतर में लगे हुए थे, इनका तुल्य निकालना पड़ेगा पहले तो हमें। तो सर समान सेल तो इसमें तो E ही होगा, और आंतरिक प्रतिरोध R बटा 2 हो जाएगा, क्योंकि R बनाया नहीं है लेकिन उसने लिखा है, तो उसके बैटरी के अंदर एक और आंतरिक प्रतिरोध है, तो वो R, अब R जो समांतर में R बटा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कैपिटल R है। तो हमें पता है सर स्मॉल r ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, मतलब कि कैपिटल R बराबर होना चाहिए R बटा 2 के। एकदम आसान सा सवाल, कैपिटल R बराबर होना चाहिए R बटा 2 के लिए, तो ही हम बोलेंगे कि इसमें शक्ति अधिकतम होगी। आ गई बात समझ में? क्या ये क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये भी आसान सा सवाल, बिल्कुल बेसिक से सवाल है हम ये सारे, है ना। अभी अधिकतम स्थानांतरण शक्ति प्रमेय पर नहीं है, उसमें 2 ही सवाल थे, बेसिक से सवाल हमने कर लिए, उससे ज्यादा कोई सवाल आ नहीं सकता उसमें। ये कैसा सवाल है? ये अलग सवाल है। सवाल में बोला है कि हमारे पास 2 प्रतिरोध है R1 और R2, प्रतिरोध में शक्ति हास्य का अनुपात बताना है। ये 2 ओम का है, ये 8 ओम का प्रतिरोध है, 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं सवाल, जल्दी से बताओ इसका जवाब क्या आएगा। एकदम आसान सा सवाल है, आपको बताना है कि इसमें शक्ति हास्य का अनुपात क्या आएगा। शक्ति हास्य का अनुपात क्या आएगा आपको बताना है, आप पर है सबकी निगाहें। सेम सवाल अगर समांतर में होते तो क्या आंसर आता? R1 R2। तो सर श्रेणी में होंगे तो क्या होगा? P1 बाय P2। हमें पता है सर श्रेणी में धारा समान होती है, तो हम लगाएंगे I2R, या हमको पता है कि सर P समानुपाती होता है R के, तो होगा P1 बाय P2 बराबर हो जाएगा R1 बटा R2। एकदम आसान सी बात, ये होगा 2 बटा 8 या 1 बटा 4। इसी प्रकार से समांतर के लिए क्या होता? समांतर के लिए क्या होता? समांतर के लिए क्या होता? पैरेलल में क्या होता है सर? पैरेलल में हमें पता है सर P बराबर होता है V² बटा R, या P व्यक्रमानुपाती होगा R के, या P1 बाय P2 बराबर हो जाएगा R2 बटा R1 के, या मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं 8 बटा 4 या 8 बटा 2 या 2 अनुपात 4 अनुपात 1 हो जाता है। क्या ये बिल्कुल आसान से सवाल इस प्रकार के कर पाओगे? क्या ऐसे सवाल कर पाओगे?
है ना। तो इसमें आपको एक और फील भी लेना है साथ में, क्या कि सर श्रेणी में जिसका प्रतिरोध ज्यादा उसमें शक्ति ज्यादा होती है, लेकिन समांतर में उल्टा होता है, जिसका प्रतिरोध ज्यादा उसकी शक्ति कम होती है, उसकी शक्ति कम हो जाती है। चल आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्लियर है मामला? चल क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में अब हम 10 के बाद में क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, है ना। अब अगला जो सवाल है प्रकार का, हमारे पास ऐसा सवाल आ सकता है, कुछ भी डायग्राम देगा, उसमें बोलेगा कि भैया बताओ इसमें से शक्ति कितनी है, इसकी शक्ति कितनी है, उसकी शक्ति कैसी है। जैसे ये वाला सवाल भी आया हुआ था एक बार, है ना, AIPMT 2011 में आया हुआ था। तो इस प्रकार का जो सवाल है इसमें आपको कोई भी एक परिपथ दे देंगे, बोलेंगे भैया इसमें शक्ति बताओ, तो मतलब आपको अल्टीमेटली उसमें धारा या विभव पता चल जाए तो आप शक्ति बता सकते हो आसानी से, ठीक है। जैसे देखो क्वेश्चन में बोला है कि 2 ओम प्रतिरोध में से 3 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। अच्छा, अरे गजब सवाल है ये तो, क्या बोल रहा है, 2 ओम में से 3 एम्पियर धारा जा रही है सर। अच्छा, तो 5 ओम में से शक्ति बताइए। और ये गजब ही बात सर, इसकी धारा दे दी है, इसमें से शक्ति पूछी है, लेकिन इसकी वोल्टता नहीं दी है, वोल्टता नहीं दी है, वोल्टता नहीं दी है। तो अगर आपको यहां पर 5 ओम में से शक्ति निकालनी है तो या आप यहां धारा निकाल दो या आप इसकी वोल्टता निकाल दो, धारा निकाल दो या वोल्टता निकाल दो, ठीक है। तो कैसे कर पाएंगे, यहां पर हमारे पास 2 ओम का प्रतिरोध है, इसमें 3 एम्पियर धारा जा रही है, नीचे 4 ओम है, इससे तो इसको कुछ लेना देना नहीं है, 4 ओम से कोई लेना देना नहीं है, फिर नीचे एक 1 ओम है और एक 5 ओम है। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है, क्या कुछ ऐसा SP स्टार है मेरे पास जिससे समांतर में मेरे पास अगर किसी में धारा पता तो दूसरे की धारा निकाल सकता हूं? सोचो कैसे मैं कर सकता हूं। हाँ सर, मैं एक बार नॉर्मल तरीका कर सकता हूं, इसमें V बराबर IR लगा दूं सर, V बराबर IR, तो V बराबर IR। देखो अब शक्ति के सवाल करने के लिए मुझे कोई अलग दुनिया में नहीं जाना पड़ेगा, शक्ति के सवाल करने के लिए मुझे बस V बराबर IR आना चाहिए ढंग से। तो V बराबर IR करूंगा सर, तो मैं लिख सकता हूं, ये हो जाएगा 3 × 2 या 6 वोल्ट। सर इसके सिरों पर विभवांतर 6 वोल्ट है, मतलब इसके सिरों पर भी विभवांतर 6 वोल्ट आया। तो सर यहां से यहां तक विभवांतर 6 वोल्ट है क्योंकि तीनों समांतर में, तो यहां से यहां तक अगर 6 वोल्ट विभवांतर है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर धारा जो जाएगी वो आएगी सर V/R तुल्य, क्योंकि इन दोनों का मिलाकर, तो यह हो जाएगा 6/6 या 1 एम्पियर। तो सर यहां पर 1 एम्पियर धारा आ रही है, यहां पर 1 एम्पियर धारा आ रही है, मैंने धारा निकाल ली। तो शक्ति कितनी आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी सर 5 ओम में से पूछा है, 5 ओम से। तो अब मेरे को धारा पता है, तो मैं I2R वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं। कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं, I2R वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं। तो धारा है 1 एम्पियर, तो हो जाएगा सर 1 का वर्ग इंटू प्रतिरोध है 5 ओम, तो हो जाएगा 5 वॉट शक्ति आ गई। क्या आ गया, 5 वॉट शक्ति आ गई। क्या सर मैं और आसान तरीके से कर सकता था इसको, क्या मैं और आसान तरीके से कर सकता था? क्या मेरे पास और भी कोई SP स्टार है? बिल्कुल है यार मेरे प्यारे, मैंने तुझे इतनी सारी बात सिखाई है, क्या देख ध्यान से। ये 2 ओम है, इसमें धारा जा रही है 3 एम्पियर। ओके सर, ये 2 ओम है, इसमें धारा जा रही है 3 एम्पियर। चलो यहीं कर देते यार, क्या ही बनाएंगे हम। देखो पेन रख दो, आराम से करने की कोशिश करो। 2 ओम में 3 एम्पियर धारा जा रही है, मेरे को क्वेश्चन वाले ने बोला। ओके सर, अब ये तीनों समांतर में है। ओके, मुझे पता है धारा व्यक्रमानुपाती होती है प्रतिरोध के समांतर श्रेणी में, धारा व्यक्रमानुपाती होती है प्रतिरोध के समांतर क्रम में, ठीक है। हाँ भाई, केमिस्ट्री की क्लास नहीं होगी आपकी आज, ठीक है। केमिस्ट्री वाले सर की थोड़ी सी तबियत खराब हो रही है। तो यहां पर ये 4 ओम था, ये दोनों मिलके 6 ओम है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर 2 ओम में से धारा 3 एम्पियर है, 6 ओम में से, तो सर प्रतिरोध 3 गुना हो गया,
प्रतिरोध 2 का 6 हो गया, मतलब प्रतिरोध 3 गुना हो गया, तो धारा 1/3 हो जाना चाहिए। मतलब धारा प्रतिरोध इंटू 3 हुआ है तो धारा डिवाइड बाय 3 हो जाना चाहिए। तो 3 डिवाइडेड बाय 3 1 एम्पीयर धारा आ गई। V स्क्वायर इंटू R कर ले, आंसर आ जाएगा। फिर से सुनो। तुम चाहते तो इसमें भी धारा बता सकते थे, डायरेक्ट बता सकते थे। कैसे बता सकते थे? क्या SP स्टार सिखाया जा रहा है यहां पर? क्या SP स्टार सिखाया जा रहा है? देखो इसमें भी करते, प्रतिरोध डबल हुआ तो धारा आधी हो जाएगी, मतलब इसमें धारा जो है 1.5 एम्पीयर जानी चाहिए। इसमें दोनों को मिलाकर 6 ओम हो गया, तो सर यहां पर धारा जो है, यहां पर प्रतिरोध 3 गुना हुआ तो धारा 1/3 हो जानी चाहिए। मामला खत्म, 1 एम्पीयर आ गया। क्लियर है कहानी? अच्छा, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं आज की क्लास में अब हम, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 AIPMT 2011 का सवाल। अरे सर 12 2011 का सवाल, यह थोड़ा सा और खतरनाक सवाल। इसमें बोला है कि यहां पर दिए गए आरेख में 9 ओम में से 9 ओम की शक्ति जो है 36 वॉट है। अच्छा सर 36 वॉट शक्ति है इसलिए, तो बोला है 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा। सर ये तो कुछ भी दे के कुछ भी पूछ रहा है सर, ये तो नाइंसाफी कर रहा है सर, ये बहुत ही गंदा आदमी है। ये आदमी तो बहुत ही गंदा आदमी है सर। ये आदमी कुछ भी दे के कुछ भी पूछ लेता है सर। इसने पता नहीं वहां की शक्ति दे दी, यहां का विभवांतर पूछ रहा है। नो वरीज, चिल, लेट अस सॉल्व। अभी अगर तुझे यहां की शक्ति पता है, देखो यहां का विभवांतर निकालना, इसके सिरों के मध्य विभवांतर निकालना, तो टारगेट क्या है? टारगेट लॉक कर लो पहले दिमाग में, टारगेट लॉक कर दो दिमाग में कि सर अगर मुझे यहां पर इसमें V निकालना, तो इसमें धारा पता कर लूं मैं, धारा। अच्छा तो सर कुछ धारा यहां से आएगी, कुछ धारा यहां से आएगी, इन दोनों का योग जो होगा वो इसमें से बहेगी। तो एक्चुअल में सर मेरे को दिया है 9 ओम में 36 वॉट शक्ति, 9 ओम में 36 वॉट शक्ति, मतलब मुझे पता है P बराबर होता है सर I स्क्वायर R। धारा निकालने की कोशिश, 36 बराबर होगा I स्क्वायर इंटू 9, ये 36/9 हो जाएगा तो 4 होगा, 4 बराबर I स्क्वायर आ गया, या I की वैल्यू जो है वो 2 एम्पीयर आ जाएगी। अच्छा जी सर ये मजे चल रहे हैं। यहां पर धारा जो है वो 2 एम्पीयर है, यहां की धारा जो है वो 2 एम्पीयर आ चुकी है। ठीक है, अब इसी प्रकार से 6 ओम में से भी धारा निकालने की कोशिश करो। दोनों की धारा मिलकर इसमें से बहेगी, तो 2 एम्पीयर तो हमने निकाल लिया। नीचे वाले में से धारा क्या आएगी? तो इसको अगर मैंने I1 बोल दिया तो नीचे वाले को I2 बोल देता हूं। समांतर में कोई लोड वाली बात नहीं है, सीधे उठा के लगा दे, I1/I2 बराबर होना चाहिए R2/R1 के। या डायरेक्ट भी करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अनुपात लो तो ज्यादा आसान रहता है। तो यहां पर I1 की वैल्यू तो सर 2 एम्पीयर आ चुकी है, I2 अब हमें निकालना है। R2 क्या है सर? R2 है 6, R1 कितना है? 9, 6/9, खचक I2 की वैल्यू 3 एम्पीयर आ गई। अच्छा जी सर ये तो बहुत ही चालाकी कर रहा है सर, अब तो यह सब कुछ ही लूट लेगा हमारा। यहां पर ये 2 एम्पीयर है, अब इसमें से धारा 3 एम्पीयर, ये वन ऑफ द टफेस्ट सवाल आप बोल सकते हो। फिर से ये 3 एम्पीयर धारा आ गई, तो 2 और 3 मिलकर 5 एम्पीयर। सर इसमें से 5 एम्पीयर धारा जा रही है, मतलब कि यहां पर जो वोल्टता होगा 5 × 2 मतलब 10 वोल्ट। दस वोल्ट। क्वेश्चन नंबर गलत हो गया क्या यार? कल की क्लास में भी ना क्वेश्चन नंबर गलत हो गया था, ध्यान दिया करो यार क्वेश्चन नंबर पे ना, फिर वो मामला बाद में आगे चलकर दिक्कत हो जाती है। 10, दिस इज 11। ओके ठीक है मामला, क्या इतना सभी को समझ में आ गया है ना? फिर से एक बार देख लो क्या था।
ये सबसे शॉर्ट तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सबसे शॉर्ट तरीका है। वो तो मैंने लिखा ज्यादा है इसलिए आपको इतना लंबा भी लग रहा होगा, बाकी मैंने कुछ नहीं किया। इसमें 36 वॉट है, 9 ओम है, तो 36 वॉट है 9 ओम है, मतलब धारा 2 एम्पियर आ गई, इसमें धारा 2 एम्पियर आ गई। अच्छा सर, नीचे वाले में से धारा निकालनी तो I1 बाय I2 बराबर होगा R2 R1 के, तो I2 की वैल्यू जो होगी वो 3 एम्पियर आ गई। तो ऊपर 2 एम्पियर नीचे 3 एम्पियर, ये मिलकर दोनों बनाएंगे 5 एम्पियर। 5 एम्पियर जा रही है इसमें, तो इसकी वोल्टता आ जाएगी 10 वोल्ट। कितनी आ जाएगी? 10 वोल्ट आ जाएगी। क्लियर है कहानी? क्या इतना सभी को समझ में आ गया? 6 ओम में से धारा, हाँ बिल्कुल कर सकते बेटा, वही तो फिर वही तो यहां पर तो ये जो बता रहा हूं ये करना सीख ना, बार बार ऐसा उल्टा उल्टा क्यों करते हो कि अच्छा सर यहां से 9 ओम है, ये 2 एम्पियर है, तो मतलब 18 वोल्ट विभवांतर होगा, तो इसका भी 18 वोल्ट होना चाहिए, तो इसमें धारा, तो वोल्ट निकालने की जरूरत ही क्या है जब समांतर में, तो सीधे ही लगाओ। ठीक है, चलिए ओके। हाँ भाई, अब तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करेंगे हम बल्ब का, बल्ब का, बल्ब का। देखो अब एक बात बता देता हूं यार, है ना, कल मैं ये चैप्टर को खत्म करना चाहता हूं, कल मैं ये चैप्टर को खत्म करना चाहता हूं, तो 2 ऑप्शन है। कल की क्लास 2.5-3 घंटे की कर लो, या आज की क्लास में अभी आधा घंटा और पढ़ लो। कल की क्लास में 2.5 घंटे की होगी, तो आपके ऊपर है, अगर आप रुको तो अभी आधा घंटा और पढ़ लो, मैं बल्ब करवाऊंगा, और उसके बाद में कल 1.5 घंटे की क्लास होगी, उसमें सब कुछ हो जाएगा। या फिर इसके बाद में चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, चलो ठीक है, कोई नहीं, कल मैं पढ़ा दूंगा। कल बल्ब पढ़ेंगे तो कल बल्ब पढ़ने में आधे घंटे के करीब, आधा पौने घंटे के करीब हमें बल्ब पढ़ने में समय लगेगा। फिर बल्ब के सवाल करेंगे हम कल की क्लास में, और उसके बाद में हमें धारा मापी अमीटर वोल्ट मीटर पढ़ना है। तो कल 1.5 से 2 घंटा हमें लगने वाला है, 1.5 से पौने 2 घंटे के करीब में लगेंगे हमें सारे सवाल करने के साथ में। ठीक है, तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे, तो कल की क्लास जो होगी, कल की क्लास में हम 7:30 बजे से शुरू करेंगे, तो एटलीस्ट 9:30 बजे तक हमें पढ़ना ही होगा, 9:30 पौने 10 तक, तब हम पूरा चैप्टर खत्म कर पाएंगे, क्योंकि मैं 10 लेक्चर से ज्यादा इस चैप्टर में नहीं ले सकता हूं, तो 10 लेक्चर रहेंगे आपके। ठीक है, तो इसमें हम कल की क्लास में अब आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, हाँ मैं अभी पढ़ा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काफी सारे बच्चे जो है ना, हाँ व्हीटस्टोन ब्रिज भी कल ही पढ़ेंगे हम। चलो भाई, तो आज की क्लास हम इतनी ही रखते, कल की क्लास में हम बल्ब और अमीटर वोल्ट मीटर वगैरह पढ़ेंगे। हाँ देखो, अमीटर वोल्ट मीटर इतना ज्यादा नहीं है, उसमें 20-20 मिनट, 15-15, 20-20 मिनट लगेंगे, वो हम आसानी से समझ जाएंगे। फिर उसके बाद में हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा विभव मापी हट गया है। अगर विभव मापी रहता तो फिर तो आज में तो मैं 1 घंटा और पढ़ाता, क्योंकि विभव मापी पढ़ने में 1 घंटा, आधा पौना घंटा लगता है। तो विभव मापी खत्म हो चुका है अब हमारे सिलेबस में। ठीक है, चलिए, तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं हम कल की क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।